ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स आपने ऑब्जर्व करी हैं जो बिजनेस ओनर करते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू दिस फाइनेंस एंड मनी रिलेटेड थिंग्स? सबसे बड़ी चीज जो बिजनेस ओनर्स कर रहे होते हैं वो होती है मिक्सिंग देयर पर्सनल फाइनेंसेस विद द बिजनेस फाइनेंस। लेट्स से आपके बैंक अकाउंट में आज 5 लाख रुपए हैं, ठीक है, उसमें से आपके कितने हैं? आपके हिसाब से सही प्रोसेस क्या होना चाहिए? मतलब उसे कब से सैलरी अपनी लेनी चाहिए? सो बेसिकली जो जनरल थंब रूल होता है डे 1। तो ऐसे कौन से फाइनेंशियल लीक्स होते हैं जनरली आपके हिसाब से जो बिजनेस में होते हैं, जो जनरली बिजनेस ओनर ट्रैक नहीं कर पाते? बेसिकली फाइनेंशियल लीक्स के ना बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक वेंडर को पेमेंट होनी थी बट उसको डबल पेमेंट हो गई, और फ्रीक्वेंटली होता है कि वो 2 बार पेमेंट हो गई। क्यों? क्योंकि उस पर कोई मेकर चेकर नहीं था। सीए का रोल क्या होता है, किस हद तक हो सकता है? सो बेसिकली जैसे ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड यूज करते हो ना, एक बेसिक परसेप्शन आता है ये तो ऑडिट करता है। मान लो लेट सपोज मैं किसी को फोन करता हूँ, कोई अननोन पर्सन है, हाय मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बात, हमारे पास अपना सीए है, वो हमारी ऑडिट देखता है, हमें जरूरत नहीं है। ये जो नए स्टार्टअप्स हैं, अगर आपने उनके साथ काम किया है तो उनके जो फाइनेंशियल हैबिट्स हैं वो कैसे हैं? मुझे एक कल्चर समझ में आता है, जैसे फंडिंग मिलती है पीपल सेलिब्रेट। यस बॉस आपको ना उधार मिला है। तो आपके हिसाब से वैसे स्टार्टअप कल्चर ज्यादा हेल्प करता है या फिर जो बूटस्ट्रैप बिजनेसेस हैं, एमएसएमईज हैं? सी बूटस्ट्रैप तब बनेगा जब उसके पास खुद के पास पैसा होगा। राइट। अब पर्सन जो एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है जहाँ पे कोई फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, कोई वेल्थ क्रिएट नहीं है, उसको अपने लेवल पे करना है जो कुछ करना है। तो ये डिपेंड कर जाता है कि किस बैकग्राउंड से आप आ रहे हो। तो आपके हिसाब से अगर एक नॉर्मल एक एमएसएमई बिजनेस ओनर है, ऐसे क्या कुछ सिंपल प्रोसेसेस या सिस्टम आप उन्हें बता सकते हो जो वो आज इंप्लीमेंट कर सकता है अपने बिजनेस में, और फाइनेंशियली वो डिसिप्लिन उसके बिजनेस में आ जाएगा? तो बेसिकली देखिए, प्रोसेसेस हमेशा सिंपल ही होते हैं। कॉम्प्लिकेट चीजों को सिंपल करना होता है, इसलिए प्रोसेस बनाए जाते हैं। सीएफओ क्या होता है? सीएफओ की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं वो उसको पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, किस तरह से हमारे आगे के 6 महीने प्लान होने चाहिए, और सारी प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी रहती है। एग्जीक्यूशन टीम कर रही होती है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इन फाइनेंस। सो लेट्स से आई एम स्टार्टिंग माय बिजनेस फ्रॉम टुडे, सो व्हाट आर 3 फाइनेंस थंब रूल्स व्हाट आई शुड फॉलो? वेलकम टू येट अनदर पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही बेहतरीन सीए मिस्टर अर्पित तनेजा। अर्पित 9 इयर्स से सीए हैं, दो स्टार्टिंग के 2 इयर्स इन्होंने जॉब करी है, देन फ्रॉम लास्ट 7 इयर्स ही इज रनिंग हिज ओन कंपनी इन नोएडा। ही हैज वर्कड विद मोर देन 100 क्लाइंट्स एंड he has done more than 850 assignments. So guys, let's welcome Arpit here. Welcome Arpit. Thank you so much Saurav for having me here. Looking forward to have our conversation today. Yes. So जैसा आप जानते हो कि हमारी जो ऑडियंस है बिजनेस ओनर्स हैं, हम जनरली उन्हीं को फोकस करते हैं, और बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मनी, तो आज हम मेनली उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एक बिजनेस में मनी यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट का कितना रोल है। एज अ सीए आप किन किन जगहों पर उनकी हेल्प करते हैं, और एक बिजनेस ओनर को फाइनेंस रिलेटेड क्या ऐसी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिससे वो अपने बिजनेस को बहुत इजीली स्मूथली ग्रो कर सके। बिल्कुल। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट आई वांट टू आस्क कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स आपने ऑब्जर्व करी हैं जो बिजनेस ओनर करते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू दिस फाइनेंस एंड मनी रिलेटेड थिंग्स? ओके, टू स्टार्ट विद सबसे बड़ी चीज जो बिजनेस ओनर्स कर रहे होते हैं वो होती है मिक्सिंग देयर पर्सनल फाइनेंसेस विद द बिजनेस फाइनेंस। ओके, जैसे हम बात करें कि बिजनेस का फाइनेंस अपना पर्सनल फाइनेंस अलग अलग होता है। जैसे ही बिजनेस ओनर्स बात करते हैं वो करते हैं कि जो मेरे बिजनेस के फाइनेंस हो गए, वो समझते हैं कि वो अपने उनकी फाइनेंसेस है, बट वो इन जनरल होते नहीं। राइट। दूसरी मिस्टेक, बजटिंग फॉरकास्टिंग ना करना और उसको कंपेयर नहीं करना एक्चुअल चीज़ों से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप बजटिंग फॉरकास्टिंग कैसे कर रहे हो अपने आने वाले मंथ्स में, और उसको एक्चुअल एक्सपेंसेस से कंपैरिजन करना, अपने एक्चुअल रेवेन्यू से कंपैरिजन करना। और तीसरा, इनिशियली जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो करते हैं बहुत जल्दी हायरिंग पे फोकस करना। वो एक हायरिंग बहुत फास्ट कर रहे होते हैं, और हायरिंग का जो बजट होता है वो उनका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें इम्पैक्ट करती हैं। एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। पहली चीज, जब हम पर्सनल बिजनेस फाइनेंसेस को अलग अलग करने की बात करते हैं, सो एक मेरे क्लाइंट थे, उनके साथ क्या रहता था, लेट्स से उनका क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से उन्होंने बिजनेस एक्सपेंसेस भी किए, उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस भी किए। राइट। अब लेट्स से 5 लाख का बिल आया उनका, उसमें से उन्होंने 2 लाख रुपए बिजनेस के लिए ट्रेवल किया था, तो 2 लाख रुपए वहां स्पेंड किया, और 3 लाख रुपए उनका पर्सनल एक्सपेंसेस थे। बट जब क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट की बात आई
तो 5 लाख का 5 लाख का पेमेंट बिजनेस के अकाउंट से हो गया। ओके, क्यों? क्योंकि उसके 3 लाख का जो पर्सनल एक्सपेंसेस था वो भी बिजनेस ने टेक केयर किया। राइट, और ये बहुत कॉमन है आज की डेट में, यस, क्योंकि जैसे हम बिजनेस में आते हैं हमें लगता है यार बिजनेस वाला पैसा तो मेरा पैसा हो गया, ट्रू, और अगर मैं कमा रहा हूँ तो मेरी चीजें अपने आप टेक केयर करेगा। राइट, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। और जैसे हम बजटिंग फॉरकास्टिंग की बात करते हैं तो आपके पास एक बजट होना चाहिए कि मेरे अगले महीने के मेरे क्या रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड है, क्या मेरे एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड है, उसके बाद मेरे पास क्या इन हैंड बच रहा है। सिमिलरली इसको हम सजेस्ट करते हैं एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स फॉर अ क्वार्टर, ओके, कि वो 3 महीने की विजिबिलिटी बिजनेस ओनर के पास होनी चाहिए कि मेरे पास आज किसी डेटर से पैसे रिकवर नहीं होते तो मेरे पास 3 महीने की क्या विजिबिलिटी आ रही है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी, जब हम हायरिंग की बात करते हैं तो हायरिंग करते वक्त उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो हायरिंग कर रहा हूँ क्या उस रोल के लिए मेरी ज़रूरत है, और अगर उस रोल की ज़रूरत है तो उसको टेक केयर करने के लिए जो पर्सन आने वाला है वो उसको उसी तरह से टेक केयर करेगा, और प्लस किस सैलरी ब्रैकेट में आना चाहिए। ओके। तो ये 3 चीज़ों पे मेजरली राउंड अबाउट फोकस होता है। तो जब हम बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि बिजनेस फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस, वो आई थिंक मैंने भी बहुत ऑब्जर्व किया। तो आपको क्या लगता है स्टार्टिंग जब कोई करता है बिजनेस ओनर तो मतलब डे 1 से उसे इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, या कुछ दिनों तक वो ही कैन मैनेज विद सर्टेन थिंग्स, लाइक इन चीजों को स्पेसिफिक उसे ध्यान देना कब से शुरू करना चाहिए? सो डे 1 से, ओके, क्योंकि बेसिकली जो डिसिप्लिन आता है ना वो डे 1 से आता है। क्योंकि जैसे ही एक बिजनेस ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है वो बिजनेस के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं वो जो उसके अंदर इन्वॉल्व होने वाला होता है। तो फ्रॉम स्टार्टिंग हिज डे टू एंडिंग हिज डे उसका सारा दिन बिजनेस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा होता है। ट्रू। तो इन सब के बीच में उनको ये चाहिए होता है कि मेरे को जो डिसिप्लिन है डे 1 से बनाना है, और वो डे 1 का डिसिप्लिन क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है कि ये मेरा पर्सनल फाइनेंस में आएगा, ये मेरा बिजनेस फाइनेंस में आएगा। एज अ बिजनेस ओनर मैं भी कुछ एक्सपेंसेस जो करता हूँ वो अपने पर्सनल क्रेडिट कार्ड से करता हूँ, बट वो मेरे फर्म से रिम्बर्स होते हैं अगर मैंने फर्म के बिहाफ पे किए हैं तो। ओके। वो मेरे को पूरे कार्ड का पेमेंट नहीं करेगा मेरा कंपनी, वो मेरे सिर्फ उस अमाउंट का रिम्बर्स करेगा। बाय सेइंग दिस, लेट्स से हमारे यहाँ एक प्रोसेस ये है कि टीम को 2 तारीख तक टाइम शीट अटेंडेंस देनी है, तभी उनकी आगे सैलरी प्रोसेस होगी। उसके साथ उन्हें अपने एक्सपेंसेस देने रिम्बर्समेंट्स के लिए। तो उनके एक्सपेंसेस रिम्बर्समेंट की डिटेल आएगी, उनके बाद उनकी सैलरी प्रोसेस होगी, साथ में रिम्बर्समेंट जाएगा। सेम प्रोसेस वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल है। तो मुझे अपनी टाइम शीट देनी है इस डेट तक कि मैंने कहाँ टाइम स्पेंड किया है, प्लस मेरे को अपने रिम्बर्समेंट देना अलॉन्ग विद द इनवॉइस। तो जो रिम्बर्समेंट मुझे आएगा वो कंपनी से वो अमाउंट आएगा जो मैंने स्पेंड किया है। अब नाउ इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ माय क्रेडिट कार्ड बिल्स, नॉट फॉर माय कंपनी। उसके बिहाफ पे मैंने जो खर्चा किया उसने मुझे उसकी रिम्बर्समेंट दे दी, अब मुझे उसको पेमेंट करना है। तो डे 1 से भी डिसिप्लिन जरूरी होता है बिजनेस के अंदर लाना। Got it, got it. So let's say I'm starting my business from today. So what are 3, thumb rules, finance thumb rules, what I should follow? Like, ओके, अगर 3 थंब रूल की बात करें, सबसे पहला आपके पास 6 महीने का रनवे होना चाहिए, दैट्स नॉन नेगोशिएबल। Okay. सी, जैसे ही आप एक बिजनेस वर्ल्ड में एंटर किए तो एक माइंडसेट होता है, यार मैं आज 15 तारीख हो गई, अगले महीने मुझे सैलरी देनी है, मेरे को जो रेंट का पेमेंट करना है, अब ये पेमेंट कैसे आएगा? तो अब आपका जो माइंड है ना वो शिफ्ट हो रहा है बिजनेस पे फोकस करने में और पैसों को फोकस करने में। तो डे 1 पे आप आ रहे हो तो आपके पास 6 महीने का रनवे होना चाहिए कि मेरे पास ये सैलरी एक्सपेंसेस आने वाले हैं, ये रेंट का एक्सपेंस आने वाला है, और ये अदर ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस आने वाले हैं जो मुझे बियर करने पड़ेंगे फॉर द ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। Right. अब उसको टेक केयर करने के लिए या तो मुझे कैपिटल चाहिए इनिशियली, और मेरे पास बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा। तो उन दोनों का मिक्स क्या मेरे वो सारे एक्सपेंसेस का टेक केयर अगली 6 महीने के लिए कर पा रहा है? तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो 6 महीने का रनवे आपके पास होना चाहिए। उस बीच में हो सकता है आपको एक्स्ट्रा हायरिंग भी करना पड़े क्योंकि आपका रेवेन्यू बढ़ रहा होगा। Right. तो उस एक्स्ट्रा हायरिंग को भी कंसिडर करते हुए मेरे पास 6 महीने में वो चीजें होनी चाहिए। Okay. दूसरा जो हमने बोला, पर्सनल और बिजनेस फाइनेंस को सेपरेट करना है फ्रॉम डे 1। From day 1. Okay. आप एज अ बिजनेस ओनर हो, आप भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो यू डिजर्व अ सैलरी फ्रॉम द बिजनेस। Right. पूरा पैसा आपका नहीं है, आपने टाइम एफर्ट्स लगाए जैसे आपकी टीम लगा रही है, तो जैसे उनको सैलरी मिल रही है सिमिलरली आपको भी सैलरी मिल रही है। तो आपको डे 1 पे डिसाइड करना पड़ेगा मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस XYZ हैं, अब मुझे XYZ को करने के लिए मुझे सैलरी A चाहिए, और आपको वो सैलरी A विड्रॉ करनी है विद द सेम टाइम जिस टाइम पे आप अपनी टीम की सैलरी ड्रॉ कर रहे हो। Okay. आपका लेट से कहते हो बाय 5th ऑफ एवरी मंथ मेरी टीम की सैलरी जाएगी, Right. तो आपने 5 तारीख को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो आपके अकाउंट में भी वो अमाउंट 5 तारीख को ट्रांसफर होगा।
आप अपने आप को वो राइट नहीं दे सकते कि चल 22 तारीख पैसे खत्म हो गए, निकाल लिए, मुझे जरूरत है। तो वो एक डिसिप्लिन जब आप 5 तारीख को लेके आओगे तो वो अगले 5 तारीख को ही आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने डे 1 पे बिजनेस स्टार्ट किया तो आपका थॉट प्रोसेस ये है कि आपको उसको स्केल करना है। और बिजनेस बिना इस थॉट प्रोसेस के, बिना डिसिप्लिन के स्केल नहीं हो सकता। और ये मैंने बहुत जगहों पे देखा जब सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं, और मिक्स होने के बाद आपने अकाउंटेंट को बोल दिया ये मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल है, अब इसकी अकाउंटिंग कर दे। अकाउंटेंट को नहीं पता कि उसमें क्या पर्सनल है क्या बिजनेस का है। राइट। तो आपकी अकाउंटिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके लिए जो हम प्रोसेस करते हैं, मेरे पास लेट्स से 3 क्रेडिट कार्ड के बिल्स आ रहे हैं मंथ में, मेरा एक पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है, अब 4 स्टेटमेंट मेरे को मंथली मुझे अपने अकाउंटेंट को भेजने हैं। तो उस स्टेटमेंट के साथ मैं एक वॉइस नोट भेजता हूँ, ये अमाउंट मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस का है, ये अमाउंट मेरे बिजनेस एक्सपेंसेस का है, उससे रिलेटेड इनवॉइस साथ में मैं भेज रहा हूँ। तो इनवॉइस और उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस उसने वो मैच कर दिए, मेरे जितने पर्सनल एक्सपेंसेस है उसने वो पर्सनल में बुक कर दिया है। राइट। अब जो अमाउंट मैंने बिजनेस के बिहाफ पे खर्च किया, अब मुझे वो बिजनेस से मिलेगा ऑन द सेम डे जिस दिन पे मैं टीम की रिइंबर्समेंट्स रिलीज कर रहा हूँ। ओके। उसी दिन पे मेरे पास रिइंबर्समेंट आएगी। तो अब मुझे मैनेज करना है, मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल 5 तारीख को ड्यू होता है, 25 तारीख को ड्यू होता है, पेमेंट मेरी वहीं से जानी है। गॉट इट। सो व्हाट इज थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट से आपके बैंक अकाउंट में आज 5 लाख रुपए हैं, ठीक है। उसमें से आपके कितने हैं? मतलब पर्सनल बैंक कम नहीं, बिजनेस बैंक अकाउंट में। तो मेरे तो अभी आपकी बात सुन के तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ वो सैलरी मेरी है, बाकी तो मेरा नहीं है उसमें। अब उस 5 लाख के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। जैसे आज बात करते हैं, आज 5 तारीख है, ठीक है। अब 7 तारीख को टीडीएस ड्यू होगा, राइट मुझे टीडीएस पे करना है उस 5 लाख में से। राइट। लेट से हम 7 तारीख को सैलरी प्रोसेस करते हैं, उस 5 लाख में से सैलरी कंपोनेंट है जो मुझे मेरे एम्प्लॉयज को जाने वाला है। अब 20 तारीख को मेरा जीएसटी भी पे होगा। ट्रू। और वो जीएसटी पे किससे होगा? जो क्लाइंट मुझे पैसा ऑलरेडी दे चुका है, वो 5 लाख के अंदर इन्वॉल्व है। राइट। और मेरे अदर ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस रेंट है, वो भी उसका कंपोनेंट है। राइट। तो वो जो कैश कंपोनेंट के अंदर ना 4-5 चीजें बैठी हुई हैं। ओह यस। बिजनेस ओनर से यार मेरे पे 10 लाख रुपए रखें, चल 6 लाख रुपए पेमेंट करे, गाड़ी निकाल लेते हैं। बट क्या 10 लाख रुपए में से जो आपकी अदर लाइबिलिटीज खड़ी हुई है, वो भी तो आपने कंसिडर नहीं किया। राइट। तो ये 3 चीजें जो होती हैं, 6 महीने का रनवे, अपना पर्सनल और बिजनेस फाइनेंसेस को अलग अलग रखना, और दूसरा जो कैश कंपोनेंट बैंक में है उसके सारे बाइफर्केशन आपके पास क्लियर होने चाहिए। वाओ, आई थिंक ये बहुत ही की फैक्टर्स आपने बताए। इन 3 चीजों का ध्यान रखिएगा तो आई थिंक कोई भी इनिशियल लेवल पे इतना स्ट्रगल नहीं करेगा। राइट। हाँ, और जो डिसिप्लिन आपने डे 1 पे सेट कर लिया, वो अब आपका वो सालों साल चलने वाला है। राइट। ट्रू। जो सैलरी की बात आती है उस पर एक बहुत बड़ा डिस्कशन ये भी होता है कि कई बार इनिशियल टाइम पे उतने या तो रेवेन्यू नहीं आ रहा आपके बिजनेस में, तो आप अपनी सैलरी कैसे फिक्स करेंगे? तो एक वो पॉइंट आता है। और दूसरा कई लोग लाइक बिजनेस ओनर्स का एक ऐसा माइंडसेट होता है कि चलो ठीक है, हम लेट्स से 3 मंथ्स या 6 मंथ्स मैं सैलरी नहीं लेता। आपके हिसाब से सही प्रोसेस क्या होना चाहिए? मतलब उसे कब से सैलरी इतनी लेनी चाहिए, फ्रॉम डे 1, या फिर उसे कुछ टाइम देना चाहिए? लाइक हाउ डू यू थिंक इट शुड हैपन? सो बेसिकली जो जनरल थंब रूल होता है वो होता है डे 1। ओके। रीजन बीइंग, आपका कोई एम्प्लॉय आएगा, वो डे 1 से आपके लिए सैलरी आपको पे करनी पड़ेगी उसे। सिमिलरली आपको भी अपने आप को वैसे ही कंसिडर करना पड़ेगा। ओके। होता क्या है, लेट्स से हम कहते हैं कि 6 महीने तक मैं सैलरी नहीं लूंगा, मैं अपना पैसा लगाऊंगा, बट जैसे ही 6 महीने के बाद आप सैलरी निकालोगे अपनी, और बिजनेस ओनर का चंक अच्छा खासा होता है, राइट, वो आपके सारे बजट से ला देगा। ओके। लेट्स से आपके 5 लोग हैं, उन सबकी सैलरी मिला के 1.25 लाख होती है। ठीक है। बट जैसे ही 6 महीने बाद एक 6% बिजनेस ओनर आया, वही 1-1.5 लाख रुपए निकालेगा एटलीस्ट, बिल्कुल, तो सीधा आपका सैलरी एक्सपेंसेस 1.25 लाख से 2.5 लाख आ गया। राइट। कि आप मेंटली प्रिपेयर हो उसके लिए। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कहते हो कि मुझे डे 1 से सैलरी निकालनी है या मुझे बिजनेस में नहीं लेना है, आप एक कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो इनिशियली, राइट, जो आपकी सेविंग्स होती है, आपने उसको बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो आपको उस कैपिटल में अपनी सैलरी भी इंक्लूड करनी है। राइट, जो हमने बजटिंग और फोरकास्टिंग की बात करी थी, उस 6 महीने में आपकी सैलरी भी इंक्लूड हो गई। राइट। अब आपको इतना कैपिटल चाहिए बिजनेस चलाने के लिए। अब आप इसीलिए आप फोरकास्ट कर पाओगे मुझे इतना बिजनेस या इतना रेवेन्यू चाहिए इस पीरियड ऑफ टाइम तक, राइट, ताकि मैं अपने सारे एक्सपेंसेस को टेक केयर कर पाऊँ। आपने आज अपनी 3 महीने के लिए सेक्रीफाइस करी अपनी सैलरी, बट क्यों, आप भी तो काम कर रहे हो ना। अगेन बिजनेस और आप अलग अलग हो गए, लेकिन आपके मन में ये कि नहीं यार बिजनेस तो मेरा ही है ना, हाँ, यस, मैं पैसे कभी भी लूं नहीं लूं, मैं अपने उसको बढ़ा रहा हूँ।
आपको डालना है कैपिटल इन्वेस्ट करो अपनी सेविंग के। आपने एफडी कराई हुई थी 15 लाख रुपए की, और निकाल के कैपिटल डालो ना। अब आप उसमें से सैलरी निकालो कि अब मैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस का टेक केयर करूंगा, वो एक्सपेंसेस मेरे एम्प्लॉय का टेक केयर करेंगे, मेरे ऑफिस के एक्सपेंस का टेक केयर करेंगे, और इस तरह से मैं अपने बिजनेस को 6 महीने में, और इस तरह से मैं अपने कस्टमर्स को लेके आऊंगा, मैं रेवेन्यू ग्रो करूंगा। गॉड। सो आई थिंक डे 1 का जो रूल है वो काफी सही है, एंड उस तरीके से हमें प्रिपेयर करना चाहिए, अदरवाइज फिर चीजें आगे अच्छे से हो नहीं पाएंगी, राइट? जी। आप कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हो जहां आपने किसी क्लाइंट के साथ काम किया और उसकी ये चीजें बहुत मिस्ड अप रही हो, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस और प्रोसेसेस वगैरह नहीं रहे हो, फिर आपने उनके साथ काम किया एंड देन यू सॉ सम टर्न अराउंड? सो बेसिकली होता क्या है, जो प्रोसेसेस होते हैं ना, वो आपके बिजनेस को सिंप्लीफाई करने के काम आते हैं। राइट। लोग बिजनेस में आए, सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। सो बेसिकली बिजनेस ओनर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है कि वो हर चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता, और वो कोई ना कोई चीज़ों में चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि जो वो प्रॉब्लमेटिक होती हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। राइट। ठीक है, तो काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स के साथ जो उनके फाइनेंसेस होते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ओके। लेट्स से आपने एक रिपोर्ट जनरेट करी उनके ERP से, सेम रिपोर्ट आपने दूसरे तरीके से जनरेट करी, वो आपस में दोनों में कोरिलेशन नहीं होता। ओके। सो एक क्लाइंट पे हमने एक इन्वेंट्री की डिटेल निकाली थी, और इन्वेंट्री की डिटेल 2 तरीके से निकालने थे, एक अलग टी कोड था, एक दूसरा टी कोड था। ओके। दोनों से इन्वेंट्री की डिटेल निकली, एक में नंबर था लेट्स से 35 करोड़ 42 लाख रुपए, एक में आ रहा था 32 करोड़ रुपए समथिंग, तो दोनों में 3 करोड़ का डिफरेंस था। अब जब आप एक ही चीज की रिपोर्ट एक ही ERP से निकाल रहे हो, तो डबल बातें कैसे कर सकते हैं? सही। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, और ये सब जगह होता है। ओके। ये मेजर जगहों पे ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि ये सारी चीजें हो रही होती हैं। राइट। अब आपको इंश्योर करना है कि जो ये भी सारी चीजें हुई, या जो भी आप अपने रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे हो अपने ERP से, वो आपको ट्रू और करेक्ट पिक्चर दिखा रही हो ऑन द सेम डे, ऑन द सेम टाइम। लेट्स से आज मेरे को अपने ही फाइनेंस की रिपोर्ट निकालनी है अपने ERP से, तो आज की डेट में आज की एक्चुअल पिक्चर दिखनी चाहिए। राइट। और वो रिकंसाइल होनी चाहिए। वो रिकंसाइल होनी चाहिए। तो मेरे क्लाइंट हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो अगर लेट सपोज उनका सेल्स उनकी बुक्स में आया फॉर एग्जांपल 15 करोड़ 12 लाख 13,032 पैसा, ठीक है। GSTR 1 में उनकी सेल आएगी 15 करोड़ 12 लाख 13,000 एंड दैट पैसा। GST की दूसरी रिपोर्ट में आएगी 15 करोड़ 12 लाख 13,000 दैट पैसा। मतलब आपका उनका पैसा टू पैसा मैच होगा। मैच है। ओके। अब वो क्यों? क्योंकि वो उन्होंने एक सिस्टम ऐसा क्रिएट किया हुआ है अपने फाइनेंस के अंदर। उनकी एक डिसिप्लिन ये है कि डे एंड पे जितने इनवॉइसेस है वो रिकॉर्ड होंगे। ओके। जो बैंक होगा वो रिकॉर्ड होगा, और जो भी चीजें होनी है वो सारी वो उसी डे पे क्लोज होंगी। ये उनके अकाउंटेंट पर इंस्ट्रक्शंस हैं, और डे एंड में उनसे वो साइन ऑफ लेगा उस चीज का। अब उनके बिजनेस करते करते आई थिंक 40 इयर्स हो चुके हैं एंड मोर देन दैट। ओके। और 40 इयर्स बाद भी अगर वो देखोगे तो वो चीज वहीं दिख रही है। आज अपने बिजनेस को स्केल करेंगे ना, तो वहाँ स्केलिंग में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। गॉट इट। तो हम जनरली जो स्टार्टअप हो रहे होते हैं या SMEs हो रहे थे उस टाइम पे स्टार्ट कर रहे होते हैं, तब हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि ये जितने प्रोसेसेस आप इनिशियल लेवल पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, उतना ही आपको लॉन्ग टर्म में वो हेल्प करेगा, और लॉन्ग टर्म में रेजिस्टेंस कम आएगा। से आज आपके पास 5 एम्प्लॉय होते हैं, अब 5 एम्प्लॉयज को आप बोलते हैं कि नहीं दिस इज द सिस्टम, दिस इज द प्रोसेस, यू नीड टू डू दैट। राइट। आपकी सैलरी तभी प्रोसेस होगी जब 2 तारीख को आपकी अटेंडेंस और टाइम शीट आ जाएगी। अब यही जब आप स्केल करके 30 एम्प्लॉय पे पहुंच जाओगे, तब आप बोलोगे नहीं मैं अब इम्प्लीमेंट करता हूं। अब इम्प्लीमेंट करना एक एफर्ट है, उनको उस चीज के अंदर एग्जीक्यूट कराना दूसरा एफर्ट है। अब 5 के बाद 6, 7, 8 जो भी आते रहेंगे, उनको पता है कि 2 तारीख को जाना होता है। तो आपको 30 के साथ वो मेहनत नहीं करनी। राइट। जो आपको इनिशियल लेवल पे करनी है। तो इनिशियल लेवल की मेहनत बाद में जाके ना वो एक बड़ा माउंटेन बन जाता है। फिर आपको वो चढ़ने में उसको ऐसा लगता है कितना टफ है इसको में चढ़ना। राइट। तो जब तक वो जिससे पहले वो माउंटेन बने, आप उससे पहले ही वहाँ पे चीज़ें प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर दो, ताकि जो भी आए वो उसमें ऑलरेडी उस चीज़ को लेके ना फेमिलियर हो कि हाँ यही चीज़ें होती हैं। कई बार पुराने एम्प्लॉयज के साथ ये प्रॉब्लम भी आता है ना, और इम्प्लीमेंटेशन में फिर उनका माइंडसेट वैसा रेडी नहीं होता, फिर उन्हें लगता है कि एक्स्ट्रा चीजें हो रही हैं, क्यों कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दैट।
यस, सो बेसिकली ये कंफर्ट जोन होता है उनका। हाँ, राइट, जैसे आप इनको कंफर्ट जोन से बाहर निकालोगे तो वो एक रेजिस्टेंस फील आती है, यस, और वो सभी के साथ होता है। ट्रू, आज अगर मेरा एक कंफर्ट जोन है, उसमें से अगर मुझे बाहर निकालोगे तो मुझे वो रेजिस्टेंस फील आएगी। सिमिलरली आपके एम्प्लॉयज को एक कल्चर की आदत लग चुकी है। ट्रू, अब उस कल्चर को आप कहोगे मुझे चेंज कराना है या उसमें कुछ एड ऑन कराना है, उस एड ऑन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही आपके साथ इतने एफर्ट्स लगने वाले हैं कि आपको लगेगा कि यार करते करते हो सकता है आप उसको बीच में ड्रॉप कर दो। राइट, ट्रू, ट्रू। तो जो मुझे एक चीज समझ आई ना, वो ये कि डे वन से प्रोसेसेस आपको इम्प्लीमेंट करने चाहिए, और चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी भी है तब भी आपको डे वन से जो है एम्प्लॉयज को हैबिट डालनी चाहिए कि वो इन चीज़ों को फॉलो करें, ताकि जब आप स्केल करो तो आपको चैलेंजेस ना आए। बिल्कुल, वेरी गुड। एक मेरा क्वेश्चन है कि ये तो मेजर पॉइंट्स हो गए फाइनेंस में जो हम बात कर रहे हैं, बड़े बड़े रिकंसाइल करना एंड ऑल ऑफ दैट, जो जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लीक्स, मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी ट्रांजेक्शन्स ऐसे बहुत कुछ होते हैं जो जनरली नहीं मिलते। मतलब मैंने देखा बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को कभी बोलेंगे कि ये पैसा पता नहीं चल रहा है कहाँ गया, ये पैसा आया तो फिर गया कहाँ। तो ऐसे कौन से फाइनेंशियल लीक्स होते हैं जनरली आपके हिसाब से जो बिजनेस में होते हैं, जो जनरली बिजनेस ओनर ट्रैक नहीं कर पाते, या वो होता भी क्यों? Why does that happen? सो बेसिकली फाइनेंशियल लीक्स के ना बहुत सारे रीजंस होते हैं। ओके, मैं थोड़े से आपको बताऊंगा। ठीक है, एक सबसे छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे कोई प्रोसेसेस नहीं है सिस्टम में। ठीक है, एक वेंडर को पेमेंट होनी थी बट उसको डुअल पेमेंट हो गई, ठीक है, और फ्रीक्वेंटली होता है ओके, कि वो 2 बार पेमेंट हो गई। क्यों? क्योंकि उस पर कोई मेकर चेकर नहीं था। ठीक है, वेंडर को डुअल पेमेंट, फाइनेंशियल लीक। सेकंड अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल लीक की, अब आपको जो कस्टमर पेमेंट करता है ना, टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करता है। यस, तो आपने लेट से 50,000 का इन्वाइस किया, अभी मैं जीएसटी कंपोनेंट को साइड रखता हूँ, उस पे से आपका 10% लेट से टीडीएस काटा तो आपके पास 45,000 रुपये आए। राइट, ठीक, और लेट से उस कस्टमर ने आपके साथ एक ही बार डील किया था। ठीक है, आपके पास 50 आने थे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपको 45 देगा, 5 आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। राइट, अब वो हमने रिकंसिलेशन मैच किया ही नहीं कि उसने 5,000 रुपये जमा कराए या नहीं कराए, ओके, क्योंकि उसने रख लिया कि मैं आपको टीडीएस जमा कराऊंगा, आपके साथ उसको दोबारा डील करना नहीं है, एंड उसने 5,000 रुपीज डिपॉजिट नहीं कराए, तो वो रिकंसिलेशन ही नहीं हुआ। नहीं होगा, तो फिर जो मेरे पास 100 रुपये आने थे या 50,000 आपके पास आने थे, 50 4 45,000 यहाँ आ गए, मेरे 5,000 रुपये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये मेरे हैं, मुझे इस बाद में क्लेम करने हैं। राइट, एक ही दूसरा तरह ये होता है कि जहाँ पे लीकेजेस आते हैं। तीसरा होता है कि कस्टमर्स आपकी पेमेंट्स नहीं कर रहे, ओके, और ये काफ़ी होता है। लेट्स से कि आपके पास मल्टीपल कस्टमर्स हैं, जो आप जहाँ डील कर रहे हो, ट्रेडिंग है या रिटेल है, ठीक है, उसमें आपका बिजनेस में आपको क्रेडिट भी दे रहे हो आप। अब ऐसा होता है कि आपके कुछ कस्टमर्स आपके फॉलोअप्स नहीं हो रहे, तो कुछ फॉलोअप कुछ टाइम के बाद कस्टमर्स ने पैसा नहीं दिया, तो वो आपने बोला कि यार तो ये आने नहीं है, ये तो हमारा बैड डेट्स हो गए, ओके, तो ये एक फाइनेंशियल लीकेज हुआ हमारा। तो इस तरह से हमारे मल्टीपल फाइनेंशियल लीकेजेस होते हैं जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। गॉट इट, गॉट इट। तो इसे सही कैसे करें? सही करने का तरीका आता है कि वापस उसके एक प्रोसेस बनाना। ओके, वेंडर की पेमेंट करनी है, एक प्रोसेस बनाना बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं है, एक शीट पे सिर्फ एक डेटा मेंटेन करना है। वेंडर की पेमेंट आई, इसके अगेंस्ट हमने क्या सर्विस ली थी या क्या गुड्स ली थी, ओके, और किसने बोला था लेने के लिए। सो लेट से हमने एक लैपटॉप लिया था, तो लैपटॉप लेना था, लैपटॉप आ गया, किस यूज़र के पास है, उस यूज़र के पास है, वो यूज़ कर रहा है, उससे अप्रूवल ले ली, तो ही इज़ द ओनर ऑफ दैट लैपटॉप नाउ। राइट, लैपटॉप आ गया, उसका इनवॉइस है, इनवॉइस हमारे पास आ गया, क्या उसकी पेमेंट पेंडिंग है, पेमेंट पेंडिंग है कभी, क्योंकि आपकी जब तक बैंक आज तक की अपडेट नहीं है। डुअल पेमेंट क्यों होता है? लेट से 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में उसकी पेमेंट हो गई थी। 5 सितंबर को आपने देखा तो उसमें दिख रहा है कि वेंडर को पेमेंट जानी, क्योंकि आपने बैंक की एंट्री अपडेट नहीं करी अगस्त की। ओके, जब तक बुक्स में एंट्री नहीं आएगी तो पेबल तो दिखेगा। राइट, तो बुक्स में एंट्री नहीं आई तो पेबल दिख रहा था। उसने भी ट्रैक नहीं किया, उसने फोन किया कि सर आपकी ना पेमेंट नहीं आई है, ठीक है अभी करा देता हूँ। यार उनकी ना पेमेंट नहीं गई, लैपटॉप की पेमेंट करा दो। हाँ, पेमेंट हो गई। तो एक आपकी पेमेंट अगस्त में हो चुकी है, एक सितंबर में हुई। तो अब आप बैठे जब भी महीने की पूरी अकाउंटिंग करने के लिए, अगस्त की भी सितंबर की भी, तब आपको पता लगा कि डुअल पेमेंट हो चुकी है। डुअल पेमेंट होगी, राइट। तो आपको इंश्योर करना है कि मेरा जो भी अकाउंट्स है एट द एंड ऑफ द मंथ क्लियर होना चाहिए सारा। ट्रू, किससे कितना लेना है,
किसको कितना देना है, सैलरीज कितनी जानी है, मेरे स्टैच्यूटरी ड्यूज कितने पेबल होने हैं, वो पिक्चर मेरे पास फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में आ जानी चाहिए। सुपर। तो बेसिकली प्रोसेस, सिंपल प्रोसेसेस जो आपके इस फाइनेंस पूरे सिस्टम को एक लाइन पे रखेगा और आपको एक करेक्ट फीडबैक देता रहेगा, सो दैट यू नो। वैसे ये लीकेजेस आपके हिसाब से कितने होते होंगे? मतलब जैसे आपने इतने सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया, हैव यू ऑब्जर्व सम परसेंटेज कि इतना परसेंट लीकेजेस में जनरली जो लोग प्रोसेस नहीं फॉलो करते उनका चले जाता है? सो बेसिकली कोई स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे ओके, और नेचर ऑफ हिरार्की कितनी बनाई हुई है। ठीक है। सो बेसिकली आप हिरार्की बिजनेस में कितनी भी बना सकते हो, बट जब तक आपने उनके ऊपर प्रोसेस या कंट्रोल्स नहीं लगाए ना, तब तक सारी हिरार्की बेकार है। नीचे वाले को पता है कि ऊपर वाला बैठा हुआ ओनर क्या क्या देख रहा है, सही। उसको पता है कि ये एरिया में वो घुसता है या नहीं घुसता, ट्रू। उसको पता है ये एरिया में नहीं घुसता तो वहां उस एरिया में घुस के कुछ ना कुछ चीजें गलत हो जाएंगी। अब उसको टेक केयर करने के लिए आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से आपको एक हफ्ते में रिव्यू जरूरी है, 15 दिन में जरूरी है, 1 महीने में जरूरी है। जहां आपकी ट्रांजैक्शन लिमिटेड है, आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स लिमिटेड है, आपके नंबर ऑफ इनवॉइसेस लिमिटेड है, आप उसको 1 महीने में रिव्यू कर सकते हो बिकॉज वहाँ चांसेस कम है। अब जहाँ पे आपके वॉल्यूम काफी बड़ा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन डेली काफी हो रही है, तो आपको वहां पे डेली क्या चीजें चाहिए, तो अकॉर्डिंगली वो चीजें कस्टमाइज हो जाती हैं बिजनेस ओनर के बिजनेस के नेचर से, उसकी रिक्वायरमेंट से, तो वहां वो चीजें जो चेंज हो जाती हैं। गॉट इट। एक क्वेश्चन जो मेरा है इससे रिलेटेड कि जनरली बिजनेस ओनर्स, मतलब मैंने देखा है कि जब सीए की बात आती है तो लोग सोचते हैं सीए का मतलब जस्ट अकाउंट्स हैंडल करने वाला या अकाउंट्स रिकंसाइल करने वाला, यू नो, कि हाँ चीज़ें मैच कर रही। पर जितना मैंने कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं, जितना उनसे बातचीत हुई, जितना मैंने इस सेगमेंट को समझा, मतलब सीए का रोल उससे कहीं ज़्यादा अधिक होता है, यू नो। तो एक वो पॉइंट थोड़ा सा समझाइए ऑडियंस को कि मतलब सीए का रोल क्या होता है, किस हद तक हो सकता है और कहाँ वो और हेल्प कर सकता है, और किस तरीके से बिजनेस ओनर को सीए को देखना चाहिए या उसको यू नो उसकी सर्विसेज को यूज करना चाहिए। सो बेसिकली जैसे ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड यूज करते हो ना, एक बेसिक परसेप्शन आता है ये तो ऑडिट करता है, हाँ राइट, ये टैक्स फाइल करेगा, टैक्स, यस। सो मान लो लेट सपोज मैं किसी को फोन करता हूँ, कोई अननोन पर्सन है बट मैं उनसे एक्वेंटेंस है, मैं किसी इवेंट में मिला हुआ, हाय मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बात, हमारे पास अपना सीए है, वो हमारी ऑडिट देखता है, हमें जरूरत नहीं है। यस, वेरी नॉर्मल। मैंने तो आपसे सिर्फ कॉन्वर्सेशन करनी थी, मैंने तो आपके पास आया, वो तो पॉइंट ही नहीं आया। सो 2 चीजें होती हैं, एक जो कॉम्प्लायंसेस हैं जो आपके लिए मैंडेटरी हैं वो आपको करने हैं, उसके लिए ना कोई इफ बट नहीं है, जिस डेट पे है वो उस डेट पे होना चाहिए। राइट। एक वो सीए टेक केयर कर रहे हैं उस पूरी डोमेन को, एक सीए जो वो आपसे बिजनेस की बातें करते हैं, जो फाइनेंस की बातें करते हैं, जिसे हम कंसल्टिंग बोलते हैं, जो कंसल्टिंग पार्ट बोलते हैं, वो कंसल्टेंसी होती है कि अब आपको बिजनेस में नेक्स्ट स्टेप कैसे और कब और क्या लेने। ओके। तो वहां वो आते थे वो वाला पार्ट की। एक पार्ट आता है कि जो वो आपके साथ आपकी फंडिंग में हेल्प कर रहे हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ आपकी मीटिंग सेटअप कर रहे हैं और वहां से फिर आपको फंडिंग डिजाइन कर रहे हैं। ओके। एक रोल उनका वो होता है प्ले करने का। ओके। सो मल्टीपल रोल्स होते हैं, बट एक जो जैसे बोलते हैं ना कि एक परसेप्शन जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेके, वो परसेप्शन सिर्फ वहीं पे आके ऑडिट तक सिमटा हुआ। तो और जैसे ही हम उसको डिफरेंट तरीके से बात करेंगे, जब आप कॉन्वर्सेशन मोड में जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि उस बिजनेस में कितना सपोर्ट कर सकता है। राइट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ये हो सकते हैं जो वहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट से क्या सब्सिडीज मिल रही हैं, एमएसएमई बिजनेस ओनर्स को मल्टीपल सब्सिडीज दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स के लिए अलग है, ट्रेडर्स के लिए अलग है, एक्सपोर्ट इंपोर्टर्स के एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं उनके लिए डिफरेंट है। तो उसमें वहाँ पे आपको क्या सब्सिडीज अवेल करा सकते हैं, लोकेशन वाइज क्या चीजें हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो एक अलग रोल हो गया। राइट। तो सीएस के मल्टीपल रोल्स हैं और वो तभी होता है जब आप एक बैठ के कॉन्वर्सेशन करते हैं। एक वो बिजनेस जो कहते हैं ना कि डॉक्टर्स लॉयर्स है, वो कुछ आपको जो बात करनी है क्लियरली खोल के कर सकते हैं, तभी आपको एडवाइस करेक्ट मिलेगी। ट्रू। सिमिलरली जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठ के आप एक अपने बिजनेस के रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं ना, तब वहां जाके हम डेप्थ में बात करते हैं कि आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स क्या बोल रहे हैं। ओके। आप अगर एक ट्रेडिंग एंटिटी में हो तो आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, एक प्रोडक्ट को मैं अगर सेल कर रहा हूँ, उस प्रोडक्ट को सेल करने से मेरे मार्जिन क्या आ रहे हैं। लेट्स से आपका प्रोडक्ट ए है, 80% बिक रहा है बट उसके मार्जिन हैं लेट्स से 4%। ओके। प्रोडक्ट बी वो सिर्फ 5 से 10% बिक रहा है बट उसके मार्जिन 20% है, तो आप प्रोडक्ट बी पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं।
उसको शिफ्ट करने से ही, प्रोडक्ट ए की सेल और प्रोडक्ट बी की सेल में थोड़ा सा शिफ्ट मेंटेन करने से आपके मार्जिन्स ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गए। आपको नया कस्टमर नहीं ढूंढना पड़ा, बस आपको प्रोडक्ट शिफ्ट करना पड़ा एक। राइट। अब आप सर्विस इंडस्ट्री में आते हो, वहाँ प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन वहाँ आता है आपके एम्प्लॉय कॉस्ट। अब आपका एम्प्लॉय वाइज रेवेन्यू क्या आ रहा है? आपने एक एम्प्लॉय को लेट से 25,000 की सैलरी दे रहे हो, राइट, और वो एक असाइनमेंट कर रहा है जिससे 50,000 का रेवेन्यू आ रहा है, राइट, तो ये हो गया 50% मार्जिन पे आ गया कि आपने, उसने 50,000 आ रहे हैं, 50,000 की मेरी कॉस्ट जा रही है। सिमिलरली एक आया एम्प्लॉय जो 20,000 रुपये की सैलरी दे रहा है, बट वो एक 80,000 रुपये का असाइनमेंट दे रहा है। अब एम्प्लॉयज आपके दोनों काम कर रहे हैं, राइट। अब आप रेवेन्यू देखोगे, यार मेरे पास 80-50,000 पे 1,30,000 रुपये आ गया, बट जैसे आप उसका यूनिट इकोनॉमिक्स से ब्रेक करोगे तो आपका जो सेकंड एम्प्लॉय 20,000 वाला है वो आपको 80,000 का रेवेन्यू ला रहा है, जिसमें आपके पास मार्जिन परसेंटेज काफी बढ़ गई। अब आपके पास 60,000 का सीधा प्रॉफिट है उस पर। राइट। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की बात करते हैं, वहां आती है प्रोडक्शन की बात। प्रोडक्शन में वहां पे प्रोडक्शन का एक बॉम होता है, बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं जैसे, कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरा कितना इनपुट लगने वाला है। राइट। अब उस प्रोडक्ट को जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसमें क्या इनपुट लगेगा, कितना नॉर्मल वेस्टेज होगा। सो लेट से आपको 1000 यूनिट बने, तो रिवर्स कैलकुलेशन होगी 1000 यूनिट बनाने के लिए इतना मटेरियल लगना चाहिए था। राइट। तो क्या इतना ही लगाया या उससे ज्यादा के लगाए? लेट से उससे ज्यादा मटेरियल लगाए तो इट मीन्स आपका जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का, वहाँ पे लॉसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे वो प्रोडक्ट लॉस हो जा रहा है, इसलिए आपका ज्यादा इनपुट से कम आउटपुट निकल रहा है। राइट। एट द एंड ऑफ द डे वो आपके लिए कॉस्ट इंकर कर रहा है। राइट। सो ये सारी चीजें बिजनेस ओनर्स जो देखते हैं वो देखते हैं रेवेन्यू वाइज। मैं 5 करोड़ पे था, आज मैं 8 करोड़ पे आ गया हूँ, मैं 15 करोड़ पे आ गया हूँ। बट सिमिलरली जो उससे रिलेटेड जो अदर एरियाज हैं या अदर कंपोनेंट्स हैं, उसकी यूनिट बाइफर्केशन पे जैसे कि हम जाएंगे, वहाँ कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है। ऐसा तो नहीं मैंने जैसे 12 करोड़ स्केल किया तो मुझे बैंक से क्रेडिट लेना पड़ा था, मेरा इंटरेस्ट पार्ट आ गया, तो मेरी जो नेट प्रॉफिट 8% आ रहा था वो श्रिंक हो गई 6% तो नहीं हो गया। अब 5 करोड़ पे आपका 8% और 12 करोड़ पे 6%, नंबर्स में तो आपको बहुत बड़ा दिखेगा, बट एट द एंड आपका नेट रेवेन्यू तो कम, नेट प्रॉफिट तो आपको कम हो गया आप स्केल करते वक्त भी। यस। बट द रूल ऑफ बिजनेस, अगर आप स्केल कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी अकॉर्डिंगली बढ़ना चाहिए। ट्रू। ये आप तब होता है जब आप यूनिट इकोनॉमिक्स में और डेप्थ में बिजनेस के अंदर जाते हो, डिपेंडिंग आप किस बिजनेस में आप हो। ओके। वाह, आई थिंक ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। एंड इससे ये भी चीज़ समझ आई कि कई बार बिजनेस ओनर जब वो रेवेन्यू पे ही देख रहा होता है ना, तो प्रॉफिट पे इतने डिटेल में वो देखता नहीं है। और कई बार ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उसके प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकती है। जैसे आपने प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया या सर्विस कॉस्ट का एग्जांपल दिया कि जहाँ पे 20,000 वाला 80,000 का रेवेन्यू दे रहा है, अगर वो सर्विस पे ज़्यादा फोकस करे तो अगेन वो अपना प्रॉफिट बढ़ा सकता है एंड ऑल ऑफ दैट। या एम्प्लॉय स्वैप कर सकते या एम्प्लॉय स्वैप कर सकता है कि मैं 25,000 को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकता हूँ कि मेरा रेवेन्यू बढ़े, रेवेन्यू बढ़े। यस। ताकि रेवेन्यू बढ़ेगा तो मेरा अपना मार्जिन अपने आप बढ़ेंगे। राइट। पॉइंट ये है गाइस कि सीए मतलब सिर्फ ऑडिट नहीं होता है। आप सीए के जो मल्टीपल रोल्स हैं उन्हें समझिए, कैसे वो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं, कैसे एज ए कंसल्टेंट वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि बहुत डिटेल में वो आपको हेल्प कर सकते हैं। बट द मेन पॉइंट इज कि सीए इज फार मोर बिगर देन जस्ट ऑडिट गाइड। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। ओके, सो देयर इज अ क्वेश्चन, जो नए स्टार्टअप्स हैं वो एक नए टाइप का कल्चर चल रहा है, उसमें आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियल वाइज मतलब वो कितना इफेक्टिव, उनका बिजनेस मॉडल कैसा है जो फंडिंग लेके वो लोग बिजनेस करते हैं, और उनके अगर आपने उनके साथ काम किया है तो उनके जो फाइनेंशियल हैबिट्स हैं वो कैसे हैं? सो बेसिकली अगर मैं स्टार्ट करूँ, मुझे एक कल्चर समझ आता है, जैसे फंडिंग मिलती है पीपल सेलिब्रेट। यस। बॉस आपको ना उधार मिला है एंड आपकी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। जैसे ही फंडिंग आती है पीपल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इट। सो समवन हैज गिवन यू द मनी एक ट्रस्ट के साथ कि आप उसके बिजनेस, अपने बिजनेस को स्केल करोगे ताकि वो भी आपके बिजनेस से रिटर्न निकाल के पाएगा। ट्रू। तो जब से स्टार्टअप वाले कल्चर स्टार्ट हुआ था, आप देखोगे लास्ट के 2-3 सालों में जाके काफी सारे स्टार्टअप्स बंद हुए हैं। यस, एग्री। और वो स्टार्टअप्स का बंद होने का कारण क्या होता था, लोग आए, अपना आइडिया पिच किया, फंडिंग उठाई, जितने एफर्ट्स, जितनी इंटेंट उन्होंने फंडिंग उठाने में लगाई, फंडिंग आते ही वो सब कम हो गई। ट्रू। तो वीसीज को भी पता है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको भी पता है कि मैंने अगर 10 कंपनी में लगाया है तो मेरी 2 या 3 रिटर्न देंगे, बाकी 7 या 8 डेड होने वाली है। क्यों? क्योंकि वो
कल्चर ऐसा सेट हुआ, लोगों को चाहिए कि मेरे नाम क्या फाउंडर ऑफ XYZ लगे, CEO ऑफ दिस लगे, उसमें वो वाइब आ रही है। अगर आप स्टार्टअप कल्चर में भी जाओगे तो वो देखते हैं कि मेरा रेवेन्यू कैसे ग्रोथ कर रहा है, मेरे उसके अंदर क्या CAGR आ रही है ईयर ऑन ईयर। बट जो बिजनेस को लॉन्ग टर्म में लेके जाने वाली है, विच इज योर बॉटम लाइन, जिसे हम प्रॉफिट्स बोलते हैं, वहाँ आ जाता है कि यार ये तो हमने बर्न कर दिया, ये तो हमने इतने सारे कूपन्स दे दिए, अब हमारी इस पे इतनी वैल्यूएशन है तो इतनी हमारे को फंडिंग आ जाएगी। आपको सिर्फ फंडिंग तक का गेम खेलना है या उस फंडिंग से आपको स्केल का गेम खेलना है। स्केल तब होगा जब आप नीचे प्रॉफिट्स दिखाने लगोगे, और वो प्रॉफिट्स जो आपका शेयर है कंपनी में, वो तब आपका वो प्रॉफिट बनेगा। तो जैसे हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, सारा स्टार्टअप को फाइनेंस को लेके जो थॉट आता है, सभी नहीं बट मेजॉरिटी में ऐसे हुआ था कि फंडिंग आई, सेलिब्रेशन हुआ फंडिंग को लेके, यार आपके पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, हमारे पास फंडिंग आ चुकी है, अब उस पैसे को मुझे फूक फूक के यूज करना है ताकि मैं उसका रिटर्न दे पाऊँ। ट्रू। जैसे ही अब आप वो दे पाओगे तब आपको लगेगा कि आपने एक्चुअल बिजनेस बनाया है। राइट। सिमिलरली वो फंडिंग नहीं थी बट एक ऐसा क्लाइंट थे, एक उन्होंने एजेंसी ली ऑटोमोबाइल सेक्टर में, एजेंसी आ गई उनके पास, फ्रेंचाइजी आ गई, उन्होंने अपनी इन्वेंट्री सेटअप करी, उससे बैंक से वो लिया, लोन लिया और क्रेडिट लिमिट लिया। वो आते मेरे पास बोले सर हमें ना फॉर्च्यूनर लेनी है। सो वो जो बिजनेस, जो बैंक से जो पैसा आया था वो आपका बिजनेस रन करने के लिए आया था, आपकी फॉर्च्यूनर के लिए नहीं। सो इफ यू वांट टू बाय अ फॉर्च्यूनर, फोकस ऑन ग्रोइंग योर बिजनेस सो दैट फॉर्च्यूनर नहीं आपके पास मर्सिडीज भी आए। सही। लेकिन आप डे वन पे अगर पैसा आपने मेरे को फॉर्च्यूनर निकालनी है, वो माइंडसेट बताता है कि उस पैसे को वो आप किस तरह से देख रहे हो। तो सिमिलरली जैसे स्टार्टअप के पास वो फाइनेंस आया, जिस स्टार्टअप ने उस फाइनेंस को प्रॉपरली यूज किया, वो उसने स्केल किया, वो आज भी मार्केट में स्टेबल है, राइट, या स्टेबिलिटी बना रहा है। सिमिलरली वो वहाँ पे वो फाइनेंस को चेक करते हैं। अब होता है कि जैसे ही VCs ने पैसा दिया, उनकी एक टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है कि हमें XYZ फर्म से ही ऑडिट करवानी चाहिए आपके बुक्स की, बिकॉज दे ट्रस्ट ऑन दैट, बिकॉज उन्होंने उस कंसल्टिंग फर्म ने एक ब्रांड बना लिया है, राइट, और उनको उस पर ट्रस्ट है कि अगर वो ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिट नंबर्स ठीक होके निकल के आ रहे हैं। वो उनकी क्यों रिक्वायरमेंट बनी, बिकॉज उनको पता है कि बाकी जगहों पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, गॉट इट। तो आपके हिसाब से वैसे स्टार्टअप कल्चर ज्यादा हेल्प करता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ कंट्री, इकोनॉमी, अगर हम उस पर बात करें, या फिर जो बूटस्ट्रैप बिजनेसेस हैं, MSMEs हैं, जो दे टेक टाइम बट दे आर बिल्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स विद प्रॉफिट्स एंड ऑल, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सी देखिए, अब आता है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ओके, सी बूटस्ट्रैप तब बनेगा जब उसके पास खुद के पास पैसा होगा। राइट। अब किसी पर्सन के पास तो लेगेसी से पैसा है, वेल्थ है उसके पास, तो 5, 10, 15, 20 करोड़ रुपए लगा सकता है बिजनेस में। अब पर्सन जो एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है जहाँ पे कोई फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, कोई वेल्थ क्रिएट नहीं है, उसको अपने लेवल पे करना है जो कुछ करना है, तो वो बूटस्ट्रैप स्टार्ट नहीं कर सकता, बट उसे इनिशियली थोड़ी सी फंडिंग 10, 15, 20, 25 लाख रुपए चाहिए ताकि उसको एक रनवे मिल पाए या फिर उसको एक इनिशियल फ्यूल मिल पाए यहाँ पे अपने बिजनेस को मूव कर पाए। ओके, तो ये डिपेंड कर जाता है कि किस बैकग्राउंड से आप आ रहे हो और उसके लिए आपको पैसे की क्या जरूरत है। अब बात ये होती है कि पैसा आने के बाद आपका माइंडसेट क्या है। आपका माइंडसेट ये है कि उस पैसे को यूज करके मुझे बिजनेस को कहाँ तक स्केल करके लेके जाना है। राइट। हमने बहुत सारे ऐसे भी वेंचर्स देखे हैं जो बूटस्ट्रैप होने के बाद भी उन्होंने स्केल किया है बहुत बढ़िया, राइट, क्योंकि इंटेंट ऐसा था। हमने बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी देखे हैं जो फंडिंग आने के बाद वैल्यूएशंस मिलियंस बिलियंस में पहुंचने के बाद आज कुछ भी नहीं है। ट्रू। तो ओनली पॉइंट है वो आपने उसको मैनेज कैसे किया है। क्योंकि जब जैसे ही आपके VC ने आपको पैसा दे दिया ना, माय पर्सनल बिलीफ है आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। इस पैसे, ये मेरा पैसा नहीं है, मुझे किसी ने पैसा एक ट्रस्ट के साथ दिया है मेरे आइडिया के ऊपर। राइट। अब उस आइडिया को टर्न अराउंड करके उसको रिटर्न देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। राइट। लोग कहते हैं कि यार VC ने पैसा दे दिया, वो मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है बिकॉज आप उसकी इन्वॉल्वमेंट, आप उसको वो नहीं दे पा रहे जो आपको देना चाहिए था। राइट। आप उसकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से डिलीवर नहीं कर पा रहे। किसी ने आपके ऊपर पैसा रखा है रिटर्न निकालने के लिए, वो इसलिए इन्वॉल्व हो रहा है ताकि वो उसका पैसा डूब ना जाए। Yes. अगर आप उसको डे वन से वो इंटेंट दे रहे हैं और आप ये फील करा रहे हैं कि हाँ आप उसी इंटेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, VC आपके बिजनेस में क्यों इन्वॉल्व होगा? राइट। ट्रू। उसमें इन्वॉल्व तभी होता है जब उसको लगता है कि उसको रिस्क है कि वो उसका पैसा डूबने वाला है। उसको लगता है कि नहीं यार यहाँ पे हो सकता है। राइट। राइट।
ठीक है, वापस आ जाता है एमएसएमई पे जहाँ पे हम पहले बात कर रहे थे। तो आपके हिसाब से अगर एक नॉर्मल एक एमएसएमई बिजनेस ओनर है, ऐसे क्या कुछ सिंपल प्रोसेसेस या सिस्टम आप उन्हें बता सकते हो जो वो आज इंप्लीमेंट कर सकता है अपने बिजनेस में और फाइनेंशियली वो डिसिप्लिन उसके बिजनेस में आ जाएगा? तो बेसिकली देखिए, प्रोसेसेस हमेशा सिंपल ही होते हैं। ओके, कॉम्प्लिकेट चीज़ों को सिंपल करना होता है, इसलिए प्रोसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस के लिए हम ये नहीं कहते कि आपको एक ERP लगाना है या सॉफ्टवेयर लगाना है, आपको कोई डैशबोर्ड चाहिए, आपको सिंपल एक एक्सेल शीट चाहिए जो सबके लैपटॉप पे होती है। बस उसमें वो कंपोनेंट्स ऐड करने हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है। से लेट्स से हम कैश की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सारे बिजनेस ओनर्स को पैसों से बहुत प्यार होता है यस, और उनको ये लगता है कि नहीं, मैं अपने पैसों को अगर मैंने किसी को और दे दिया ना, लेट्स से कि मेरे अकाउंट्स पर्सन को मैंने बोला हुआ है कि तेरे को अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन करने की पूरी वो है, 25,000 तक का कोई भी पेमेंट होगा तो अपने लेवल पे कर सकता है। यू डू नॉट नीड टू इन्वॉल्व मी। क्यों? क्योंकि मेरे बिजनेस के हिसाब से 25,000 तक की मैं लिमिट उसको दे सकता हूँ। 25,000 के बाद तुझे अप्रूवल की रिक्वायरमेंट लगेगी। अब उस 25,000 को लेके बिजनेस ओनर्स के साथ क्या होता है, 10 रुपए की पेमेंट होगी ना, वो मैं पासवर्ड डालूंगा, मैं इनिशिएट करूंगा, मैं OTP डालूंगा, पेमेंट होगी। अब आपको जब ये करना है, ये आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है। अब वो 25,000 की पावर देने के बाद आपका काम नहीं खत्म हुआ। नाउ आपको एग्जीक्यूशन पार्ट से बाहर आना है, वॉचिंग पार्ट से बाहर नहीं आना। आपको लॉगिन ID पासवर्ड डाल के पेमेंट्स नहीं करने, वो आपके बिहाफ पे कर रहा है, बट क्या वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, उस पर वॉच रखने के लिए प्रोसेस बनता है। जब आपको कि नहीं, मैं इस वेंडर को पैसा भी मैं अपने हाथ से ही दूंगा, तो फिर वहां दिक्कत होती है। तो अब हम प्रोसेस की बात करते हैं, लेट्स से कैश वाले कंपोनेंट की। 1 तारीख को मेरा कितना कैश से मेरा मतलब जो बैंक में पैसा रखा हुआ है। ठीक, 1 तारीख को हमने एक सेक्शन बनाया, डेट का सेक्शन, एक बनाया कैश इन, कैश आउट, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो, एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो और बैलेंस। ठीक है, सो जैसे मुझे पता है कि हमने 1 तारीख को बिलिंग कर दिया, तो मेरे एक क्लाइंट का पैसा 10 तारीख तक आ जाता है। राइट, तो हम डे वाइज हमने उसको बनाया। कैश इन कितना हुआ, उस दिन पे अगर बैंक में कोई ट्रांजेक्शन आई है, ओके, उस डे पे कोई बैंक ट्रांजेक्शन गई है, गई, या उस दिन पे कोई एक्सपेक्टेड थी आना और एक्सपेक्टेड जाना, और नेट बैलेंस उसके बाद क्या हो सकता है। ठीक है, सो 7 तारीख को आ गए हम, उसमें कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ, उस पर एक्सपेक्टेड आउटफ्लो क्या है, मेरा TDS का पेमेंट जो कंपनी के बिहाफ पे कंपनी को करना है, एम्प्लॉयज की सैलरीज का पेमेंट जो ये 7 तारीख को जाना है, तो ये मेरा एक्सपेक्टेड पेमेंट वाले कॉलम में आया हुआ है। ठीक है, मेरे नेट बैलेंस उसके बाद मेरा क्या दिख रहा है। अब आ गए हम 10 तारीख को। 10 तारीख को एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो है हमारे इस कस्टमर से। ठीक है, अब मेरा बैंक बैलेंस क्या है, लेट से वो एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो नहीं आता, पॉसिबिलिटी है कि कस्टमर नहीं दे पाए उस टाइम, तो मेरा नेट बैलेंस क्या है। तो ये मेरा पूरे महीने का विजिबिलिटी दे रहा है मुझे डे 1 पे, ठीक है, कि ये मेरा एक्सपेक्टेड 30th ऑफ मंथ पे ये नंबर्स दिखने चाहिए। अब आपको डे 1 पे पता है कि मेरे अगर ये चीज़ें ऊपर नीचे हुई तो मेरे पास कब तक का चीज़ें हैं जो मैं सारी चीज़ें टेक केयर कर लूँगा। तो मुझे रोज जाके बैंक बैलेंस चेक नहीं करना मेरे अकाउंट में कितना पैसा रखा हुआ है। राइट, राइट, राइट। तो सिमिलरली अगर आपके किसी कस्टमर ने 10 तारीख को पेमेंट देना तो वो डिले कर रहा है, अब आपको उसका एक प्रोसेस लगाना है कि उसका फॉलोअप कैसे होना है। ऑटोमेटेड ईमेल्स जाने, या कोई आपका टीम पर्सन जो ओनरशिप उसी की है उस पर्सन के साथ या उस कस्टमर के साथ डील करने की, कि वो आपको उसको कॉल करेगा। सो द बेस्ट पार्ट इज ऑटोमेटेड ईमेल सिस्टम। ओके, आपने इनवॉइस रेज कर दिया, आपका टर्म्स था कि 30 डेज की क्रेडिट लिमिट है। राइट, अब आपने 30 डेज की जगह अपने 25th डे पे एक ऑटोमेटेड ईमेल लगाया हुआ है, योर अमाउंट इज ड्यू ऑन दिस एंड दिस डेट, प्लीज प्लान योर फाइनेंस इन एडवांस। राइट, तो उसके पास 5 दिन पहले एक रिमाइंडर ईमेल ऑटोमेटेड चला गया। ठीक है। सिमिलरली 30th को पेमेंट इज ड्यू फॉर टुडे, तो ये ऑटोमेटेड रिप्लाई से आपको फोन वाला जो कॉन्वर्सेशन था वो खत्म कर दिया। दूसरा, आपके साथ 15 कस्टमर के इनवॉइस हैं, तो आज आप एक को करोगे, कल दूसरे को करोगे, परसों तीसरे को फोन करोगे, तो आप बिजनेस के बीच में ना वसूली भाई वाला भी काम कर रहे हो। सही। लेकिन जैसे आपने एक ऑटोमेटेड सिस्टम प्रोसेस डाला, वो वहां पे हो रहा है, प्लस आपने एक टीम मेंबर को लाइन किया वो जिसकी ओनरशिप है ये काम करने की, टू इंश्योर कि सारी चीजें मूव कर रही हैं। राइट, अब वहां पे आपको एक सेट कर देना कि इफ दिस डे या फिर इस दिस डेडलाइन विल क्रॉस, then you will come into the picture. ओके, That again depends upon the nature of business, nature of customers, and the size of your business.
इंडस्ट्री क्या है, आपकी इंडस्ट्री में ही ऐसा होता है कि यार ये जनरिक इतना होता ही है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपका फ्लो ही ऐसा घूमता है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बट जहां पे वो चीजें हो पॉसिबल होती हैं उसके हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। राइट। तो बेसिक एक्सेल शीट उठाओ, सारे कंपोनेंट्स डाल दो, अपनी एक विजिबिलिटी वहीं पे क्रिएट करो। आई थिंक एक्सेल शीट से भी आप अपने फाइनेंशियल प्रोसेस को स्मूथली रन कर सकते हैं। करेक्ट। अब उसको आप गूगल शीट पे ले जाओगे, उस गूगल शीट को आपने अपने अकाउंटेंट के साथ शेयर कर दिया, राइट। अपडेट वो करेगा, विजिबिलिटी आपके पास रहेगी। ट्रू। पेमेंट ये जो आपने मेंशन किया वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है ज्यादातर बिजनेसेस के। आप कुछ अपनी तरफ से इनसाइट शेयर करना चाहोगे कि पेमेंट डिले ना हो, अगर हो रही है तो फॉलोअप जैसे आपने ईमेल का बताया, उसके अलावा भी कुछ किया जा सकता है क्या? और इसमें कुछ लीगल भी कुछ होती हैं क्या चीजें जो हो सकती हैं अगर कोई ऐसी पेमेंट है जो ज्यादा ही डिले हो रही? सो अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे, जैसे ही आपका कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है, लेट से किसी कस्टमर ने बोला आपको या पोटेंशियल क्लाइंट ने बोला कि मुझे आपसे ये काम करवाना है, अब आप कर दोगे, या मुझे ये वाला गुड्स चाहिए, आप हमें गुड्स दे दीजिएगा। राइट। हाँ ठीक है, मैं भिजवा रहा हूँ। कितना चाहिए? इतना माल चाहिए, मैं भेज रहा हूँ। माल भेज दिया। जो भी हुआ आपका वर्बल टर्म्स है। यस। आपकी वर्बल टर्म्स तब तक अच्छी हैं जब तक सब कुछ ठीक है। ठीक। ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे मामा का बेटा है, सब कुछ ठीक है। जिस दिन वहां पे कुछ चैलेंज आया, भाई, दोस्त, मामा का बेटा, सब कह देंगे नहीं मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। ट्रू। सबसे पहली चीज, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ओके। कस्टमर के साथ जो भी आपको फिक्स करना है, ये आपकी सर्विस है, ये आपका स्कोप ऑफ वर्क है, इस स्कोप ऑफ वर्क के अगेंस्ट में ये आपकी फीस रहेगी, और ये फीस की बिलिंग हम इस तरह से करेंगे और आपको इतने डेज का क्रेडिट अलाउ होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट दोनों ने साइन किया। ठीक है। या फिर आपके पास परचेज ऑर्डर आता है किसी कंपनी का या किसी क्लाइंट का, तो उस परचेज ऑर्डर में वो टर्म्स एंड कंडीशन सारी होनी चाहिए। ओके। कि ये परचेज ऑर्डर हो रहा है तो ये सारी चीजें मेंशन हो गई कि मेरा टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं। लेट से रास्ते में कोई गुड्स जा रहा है, अगर उसके साथ ट्रक पलट गया, चोरी हो गया, आग लग गई, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अभी तक बिजनेस में नहीं हुआ, बट जिस दिन हो गया तो वो जो वर्बल टर्म है ना कस्टमर के साथ, तब तक ही अच्छी थी, और जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ वो सारी वर्बल टर्म्स, नहीं मैंने तो आपको नहीं बोला, तो आपको जिम्मेदारी थी, तो आपको देखना चाहिए था। राइट। तो फर्स्ट, एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट। ओके। जहाँ पे आप क्लियरली मेंशन करोगे ये हम इस तरह से बिल करने वाले हैं, इसकी रिकवरी या फिर जो इसका जो पेमेंट है आपको इस दिन पे ड्यू होगा। सेकंड, सारे ऑटोमेटेड रिप्लाई ईमेल्स। ओके। ऑटोमेटेड ईमेल्स जो इनवॉइस के साथ जाने चाहिए। राइट। तीसरा, एज अ बिजनेस ओनर आप डायरेक्टली कभी कनेक्ट ही मत करो। ओके। वन ऑफ योर टीम मेंबर शुड बी फॉलोइंग फॉर दिस पेमेंट्स। ईमेल्स जा रहे हो, इनवॉइस जा रहे हो, या फिर उनको कॉल जा रहे हो, योर टीम मेंबर इज डूइंग दैट, क्योंकि आपने एक सिस्टम सेट कर दिया कि इस दिन पे होना था। राइट। दूसरा, आपने ऑटोमेटेड रिप्लाईज लगा दिए। इनवॉइस आ गया, इनवॉइस में आपने मेंशन कर दिया कि ये हमारा इनवॉइस है फॉर दिस सर्विस, वी हैव completed your services and this invoice is due on this and this date. राइट। अब उस this and this date के लिए आपने ऑटोमेटेड रिप्लाईज लगा दिए। अब होता क्या है, इस प्रोसेस से आपके वो कॉल्स वाली चीजें खत्म हो रही है। राइट। अब सामने कस्टमर के लिए एक सेंस ऑफ ये उसके लिए कंफर्ट आता है कि आपका कॉल नहीं आ रहा है। ट्रू। एक कस्टमर किसी मीटिंग में बैठा, आपका रिकवरी के लिए फोन आता है, जैसे जब पैसे देने की बात आती है ना, क्यों फोन आ रहा है, वो आपका फोन नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये पैसे की बातें कर रहा होगा। राइट। हो सकता है किसी और की भी बात हो रही हो, कोई और भी चीज डिस्कस करने के लिए हो सकती है, बट वो फोन आएगा कि पैसे के लिए फोन कर रहा होगा। राइट। तो अब आपने जब ये सेटअप कर दिया, आपके कस्टमर को पता लग गया विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि पैसे के लिए फोन, अगर इसका फोन आ रहा है पैसे के लिए नहीं आएगा, इसके टीम मेंबर का आएगा। सो इफ ही इज कॉलिंग फॉर मे बी फॉर सम अदर रीजन, राइट, कोई नई अपॉर्चुनिटी या कोई और चीज डिस्कस करना, कुछ और नई पॉसिबिलिटीज आ रही होंगी, वो सारी चीजें पिक्चर में आ सकती है। तो ये सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है ताकि आपके पेमेंट्स की चीजें हैं। एक चीज होती है बट वो थोड़े से हाई लेवल पे जाके होती है, जिसे हम बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस ऑफ द कस्टमर। ओके। कोई कस्टमर आया, उसका सिबिल रिपोर्ट क्या बोल रहा है। अच्छा। सिबिल रिपोर्ट से पता लगता है कि वो पैसा देने में कितना ठीक है। सही। बट वो एक छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए काफी कम्बरसम टास्क हो जाता है, जो हम जनरली सजेस्ट नहीं करते। एक स्टेज के बाद हम उसको बोलते हैं कि अगर आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हो, जब आप अफोर्ड कर सकते हो आप सिबिल स्कोर लाना, उसको ड्यू डिलिजेंस कराना,
तो ड्यू डिलीजेंस करके कस्टमर के साथ आप एंटर करो। राइट राइट। सी होता क्या है ना, जितने एफर्ट्स आपके कस्टमर्स के साथ सर्विस प्रोवाइड करने में या गुड्स देने में लगते हैं ना, उससे मल्टीपल टाइम्स आपके एफर्ट्स लग रहे होते हैं उससे पैसा लेने में, पेमेंट निकालने में। ट्रू, यस। तो एक ये माइंडसेट जो ना वो इसीलिए खराब होता है कि आप वो एफर्ट्स लगा रहे हो सिर्फ पैसा निकालने के पीछे। तो आपके अपने जो एफर्ट्स हैं आपको इंश्योर करना है कि वो एफर्ट्स आपके वहां लग रहे हो कि मुझे बिजनेस सर्विस देने में वो एफर्ट्स लगाने हैं। वो वाली सारी चीजें टेक केयर इस तरह से होनी चाहिए। गॉट इट, गॉट इट। आई थिंक बहुत वैलिड पॉइंट्स बताए आपने, एंड आई थिंक अगर एमएसएमईज फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उनके पेमेंट डिलेस कम हो जाएंगे, पेमेंट डिफॉल्ट्स नहीं होंगे, एंड उनका प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज अच्छे रहेंगे। गॉट इट। सो हम इससे पहले वो एक्सेल शीट बात कर रहे थे पेमेंट्स और अगेन, तो वो रिकन्सिलिएशन जो है उस पर थोड़ा सा एक और कुछ अपने इनसाइट्स दीजिए कि अगर वो रिकन्सिलिएशन सही नहीं होते क्योंकि आपके बैंक्स की पेमेंट और वेंडर्स के और ये सब कुछ मिला के, तो इसके कितने रिस्क होते हैं, क्या क्या इससे रिस्क हो सकता है बिजनेस पे, और कितना प्रायोरिटाइज करना चाहिए बिजनेस ओनर को इन चीज़ों को ध्यान देने में। ओके, सो लेट्स से एक वेंडर है, उसने हमें गुड्स भेजे और उस इनवॉइस में लिखा कि हमने लेट्स से 1 टन माल भेजा है। अब हो सकता है नेचुरली रास्ते में आते आते कुछ थोड़ा सा नॉर्मल लॉस हो जाए, ठीक है। अब हमें 1 टन से लेट्स से थोड़ा सा कम मिला, तो जनरल बिजनेस प्रैक्टिस ये होती है कि हम उसी पे पेमेंट करेंगे जो हमें एक्चुअली मिला, राइट। और बचे हुए अमाउंट का हम उसको डेबिट नोट रेज करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे इतना कम आपका सामान मिला था। तो अब होगा क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा कोई प्रोसेस नहीं है डेबिट नोट का, हमारे पास सामान आया, उसने 1 लाख का इनवॉइस किया था, बट नॉर्मल लॉस केस है लेट्स से 95,000 ही पे करने थे, हमने 95,000 पे किए और वो चलता रहा, आपके हिसाब से पूरा पैसा जा चुका है। वेंडर के लिए अभी 5,000 रुपये खड़े हुए हैं, आपकी बुक्स में देखना 5,000 रुपये अभी खड़े हुए देने हैं, क्योंकि वो डेबिट नोट रेज नहीं हुआ। तो अब आपने इस प्रोसेस को क्वार्टरली रिकन्सिलेशन बनाया हुआ है। अब मेरा अगर पेमेंट हो चुका है तो जो गैप है वो किस लिए आ रहा है, वो गैप आपने अपने वेंडर के साथ डिस्कस किया और उस गैप को म्यूचुअली जाके उसे क्लोज किया। कोई चीज 1, 2, 3 महीने में डिस्कस करना और 1, 2 साल के बाद डिस्कस करना, पहली चीज अगेन वो आपके लिए एक पहाड़ बन चुका है। ट्रू। दोनों को सेम पेज पे आने के लिए, नहीं तब तो ये बात हुई थी, तब हमने ऐसे किया था, तब आपने ये बोला था, तब हमने ये बोला था, अमाउंट भी बढ़ चुका है, वो अमाउंट भी बढ़ चुका है। अब 1 लाख रुपए में से 5,000 एडजस्ट कराना और 1 करोड़, और 1 करोड़ में से 5 लाख एडजस्ट कराना, राइट। तो एक वो आता है यार 5 लाख रुपए नहीं मिल रहे हैं मुझे, क्यों नहीं मिल रहे, आपने पहले तो बताया नहीं, आपने कभी पहले कम्युनिकेट किया नहीं, ये चीज़ आप हमें बताते हम बैठ के इसे क्लोज कर लेते हैं, तो ये वाली चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो रिकन्सिलेशन आता है वो आपको इसलिए हेल्प करता है कि हाँ हर 2-3 महीने में मैंने इसको रिकन्साइल कर लिया। 3 महीने में हम कस्टमर की जो बात करते हैं, आपका 26 AS जहाँ पे कस्टमर ने आपका TDS डिपॉजिट करके जमा कराया होता है, ओके, वो रिकन्साइल हो जाता है कि मुझे कस्टमर से 50,000 रुपये मिलने थे, 45,000 रुपये इसने दिए, इसके 5,000 मेरे 26 AS में रिफ्लेक्ट करके मतलब उसने जमा करा दिया, राइट, तो मेरा एक क्लाइंट कस्टमर से 0-0 हो गया। राइट। अब आपने उसको नहीं किया रिकन्सिलेशन और उसने नहीं जमा कराया, बिकॉज आपको ये पूरा रिकन्सिलेशन बनाने के लिए पूरा एफर्ट चाहिए। ट्रू। एक आपको कस्टमर की एजिंग बनानी है, ओके, कि मुझे किस क्लाइंट से कितने टाइम से पैसा पेंडिंग है। ओके, किसी ने 1 महीने से नहीं दिया 3 महीने, तो आएगा विदिन 30 मंथ्स, सॉरी विदिन 30 डेज। किसी ने 3 महीने से नहीं दिया तो पेंडिंग 90 डेज। सिमिलरली 90 to 180 डेज, 180 to 360, मोर देन 365 डेज। अब जो ये साल भर पुराने वाले क्लाइंट खड़े हो गए हैं पैसे देने वाले, अब इससे मिलना है या नहीं मिलना है, या मिलना है तो उससे हम फॉलो अप क्या कर रहे हैं, ये किसे करना है, किसे करना है, शायद हाई लेवल, ओनरशिप किसके पास हो, और अगर किसी ने आपके टीम मेंबर ने भी किया तो क्या कितने टाइम पीरियड में करना चाहिए था उससे, क्या वो हुआ भी या नहीं हुआ, राइट। तो ये सारे प्रोसेसेस, ये सारी रिकन्सिलेशंस हेल्प करती हैं आपके फाइनेंस को क्लियर करने में, आपको एक्चुअल पिक्चर दिखाने में, राइट, राइट, कि ये बिजनेस की एक्चुअल पिक्चर एज ऑन डेट चल रही है। आपने वो जो 30 डेज 90 डेज वाला बताया ना, वो मैंने प्रैक्टिकली देखा था, मैं कंपनी में जिसमें 2018 के अराउंड काम कर रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारा ऑलमोस्ट 2-2.5 करोड़ का पेमेंट पेंडिंग था।
तो नॉर्मली सीआरएम के बंदे, क्लाइंट रिलेशनशिप के बंदे वही फॉलो अप कर रहे होते हैं। फिर वहां से ओनर ने बोला अकाउंट्स वाले बंदे को कि आप इसको देखो और एक रिपोर्ट दो कि क्या प्रॉब्लम। और जब उसने डिटेल निकाल के दी तो उसमें बहुत सारी ऐसी पेमेंट थी, ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज्यादा की, जो 1 साल से ऊपर हो गया था, बिल्कुल पेमेंट आई नहीं थी। और जब फिर वो पता चला कि 1 साल से ऊपर हो गया तो फिर उस पर एक एक्स्ट्रा फोकस आया, फाउंडर का भी आया, अकाउंटेंट का भी आया, फिर उन्होंने अकाउंटेंट को ही लगाया उसके काम पे, एंड देन ही फॉलोड अप एंड फिर वो पेमेंट्स आने शुरू हो गए। पॉइंट इसकी तब तक लोगों को पता ही नहीं था कि 1 साल से भी ज्यादा हो गया वो पेमेंट्स नहीं आ रही है, और जनरली लोगों को लग रहा था ठीक है नहीं आई होंगी, 2-4 महीने हुए होंगे। आई थिंक बहुत ही एक वैलिड पॉइंट है कि मतलब कितने कब से पेमेंट नहीं आई है वो भी ट्रैक करना। जैसे आपने बताया फॉलोअप होते ही वो पैसा आ गया, तो वही पैसे के लिए आपने फॉलोअप इनिशियल मूवमेंट से ही किया होता, तो आपका 1 करोड़ का जो वर्किंग कैपिटल फंसा हुआ है वो वहां आ जाता। कस्टमर का इंटेंट नहीं करा था, बट पॉइंट इज फॉलोअप कुछ नहीं पहुंचा होता। राइट, ये सही फॉलोअप नहीं पहुंचा, क्योंकि ज्यादा लेट होने के बाद हो सकता है वो सीआरएम के बंदे को उस तरह से सीआरएम का बंदा इतना अच्छे से डील नहीं कर पा रहा होगा। एक काम की तरह करते हैं ना कई लोग, जैसे फॉलोअप, हाँ सर मैंने ईमेल भेज दी, पेमेंट नहीं आया। पर जब कोई मिड मैनेजमेंट का बंदा है, अकाउंटेंट है, वो अलग तरीके से फॉलोअप करेगा, क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ टक रहा है, आपके इस अकाउंट्स में कहीं बिल नहीं पहुंचा, कोई बोल रहा है इनवॉइस में कुछ गलत था। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जहाँ पे वो पेमेंट लटकी थी, फिर बाद में उस अकाउंटेंट ने बहुत सारी पेमेंट सब क्लियर कराई। सो उसमें क्या होता है, जब कहते हो ना कि ईमेल पहुंचा लेकिन नहीं, अब उस ईमेल के भी टेम्पलेट्स होते हैं। पहला ईमेल जाएगा तो उसमें क्या लिखा हुआ जाएगा, दूसरे वाले ईमेल में लैंग्वेज क्या यूज होनी है, थर्ड वाले ईमेल में लैंग्वेज क्या यूज होनी है। तो क्या आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हो ताकि आपके पैसे की रिकवरी हो रही है। और अगर ईमेल पर रिस्पांस नहीं आ रहा है तो कॉल करके पूछना कि कहाँ आप पेमेंट अटकी हुई है, कोई नई हायरिंग हुई है, कोई नया एडमिन में बंदा आया, क्योंकि कहीं ना कहीं पेमेंट तो फंसी हुई है, इसलिए इनवॉइस आगे बढ़ नहीं रही। अब इस पॉइंट पे आता है कि जब ऐसा कोई सिनेरियो आ गया है, नाउ बिजनेस ओनर का रोल आता है कि अब उस कस्टमर के साथ एक फिजिकल मीटिंग करेगी टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली बिजनेस में चल क्या रहा है। वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पहले 3-4-5 फॉलोअप्स ले लियो। ठीक है, आप किसी को फोन कर रहे हो फॉर पेमेंट्स, लेट्स से किसी का फोन आया पेमेंट के लिए, बट आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पे आप रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, या आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप उस माइंडसेट में नहीं हो, तो जो आपका रिस्पॉन्स जाएगा वो ऐसा ही जाएगा जहाँ पे उसको लगेगा यार ये पैसा देना नहीं चाह रहा। बट द पॉइंट इज आप उस सिचुएशन में नहीं हो जहाँ पे ये हो पाए। राइट, और आपने उसको फोन नहीं उठाया, यार पैसा नहीं देना है इसलिए फोन नहीं उठा रहा मेरा। ट्रू। तो आपको वो चीजों को इतना स्ट्रीमलाइन और इस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा ताकि आपके लिए चीजें सिंपल हो, आपके लिए चीजें ऐसी हो कि आप उस चीज को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाओ। किसका रोल किस लेवल पे आएगा और उस रोल से मेरा रोल किस पॉइंट पे आने वाला है। राइट, अमेजिंग। आई थिंक इस पॉइंट से तो बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है एमएसएमईज की, क्योंकि डिलेड पेमेंट से बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है और उसकी वजह से रेवेन्यू, प्रॉफिट, सारी चीज़ें हिट होती, और अगर पेमेंट डिले नहीं होगी तो आई थिंक डेफिनेटली बहुत हेल्प होने वाली। ओके, तो हम बात करते हैं, एक पॉइंट जो हमने बीच में डिस्कस किया था वो ये कि अदर देन ऑडिट्स एंड इन सब चीज़ों के अलावा जो सीएस का रोल होता है एज ए सीएफओ। सीएफओ क्या होता है, वो आप डिटेल में आप बता सकते हैं कि कैसे वो हेल्प करता है किसी बिजनेस को। और अगर कोई कंपनी है जो लेट्स से बहुत सारी कंपनीज हायर करती हैं सीएफओस को, पर अगर वो हायर नहीं कर सकती हैं, एमएसएमईज हैं, बट दे जस्ट नीड सीएफओ एज अ कंसल्टेंट जो उनकी हेल्प कर सके, तो प्रोसेस कैसे हो सकता है वो थोड़ा सा बता दो। सो बेसिकली अगर हम सीएफओ की बात करें, जो कंपनी जो बिजनेस ओनर सीएफओ को अफोर्ड नहीं कर सकते, सीएफओ की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं वो उसको पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, किस तरह से हमारे आगे के 6 महीने प्लान होने चाहिए, और सारी प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी आती है, एग्जीक्यूशन टीम कर रही होती है। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इन फाइनेंस, चाहे वो डिले इन पेमेंट हो, चाहे वो डिफॉल्ट हो किसी पेमेंट वेंडर की पेमेंट पे, या कोई डिले हो रहा है पेमेंट्स में, या आपकी स्टैट्यूटरी ड्यूज पेमेंट डिले हो रही है, किसी भी चीज़ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब हम कहते हैं कि बिजनेस ओनर्स जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो हम मल्टीपल सीएस की सर्विसेज की बात कर रहे थे, उसमें एक सर्विस आती है वर्चुअल सीएफओ सर्विसेज, जिसमें आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, आपके साथ डिस्कस करेगा आपका पूरा बिजनेस। ओके, आफ्टर दैट अब आपको वो बिलिंग करेगा ऑन आर्ली बेसिस। ओके, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, नॉट फॉर द एवरी टाइम, क्योंकि छोटा बिजनेस है,
राइट पूरे टाइम के लिए नहीं चाहिए। काफ़ी बिजनेस ओनर्स होते हैं जिनको फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं होते, बट अब उनको चाहिए कि कोई एक्सपर्ट आके उसको वहाँ पे हेल्प करे। यस अब वो हेल्प करने के लिए एक्सपर्ट चाहिए, वो आता है एक अच्छे कॉस्ट पे जो वो भी बियर नहीं कर सकते। फिर अगर हमारी वर्चुअल CFO सर्विसेज की बात है, वर्चुअल CFO सर्विसेज में चार्टर्ड अकाउंटेंट आके, एक्सपर्ट आके आपके बिजनेस को अंडरस्टैंड करेगा, उसमें क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या प्रोसेसेस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, देन अब आपको आर्ली रेट पे बिल करेगा ओके और मे बी जो भी उनका प्लान होगा, बट वो आपको फिक्स्ड कॉस्ट इनकर नहीं कर रहा। आपको लगता है कि हाँ ये वाला काम मेरी अकाउंट्स टीम के साथ चल रहा है, इस काम के लिए मुझे एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है। अब आपने एक वर्चुअल CFO सर्विसेज इम्प्लीमेंट लेके आ गए, आपने उसको वर्चुअल CFO सर्विसेज के लिए आपने उनको कनेक्ट किया, आपको सर्विसेज मिली, आपका वहाँ पे काम हो गया, एंड देन आपका वो रेगुलर चीज़ें अपनी फाइनेंस टीम के साथ चल रही हैं। ओके सो लेट्स से कि मतलब लेट्स से मेरा ही बिजनेस है और मैंने आपको हायर किया एज ए CFO, तो ऐसी कौन सी 3 या 4 ऐसी की फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं जो आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे, या आप मुझे बोलेंगे कि हमें इन पे काम करना है, या आप मुझे हेल्प करोगे उनको रेडी करने की? सबसे पहले जो मैं आपके अलग अलग कराऊंगा पर्सनल और बिजनेस फाइनेंसेस। ओके ये सबसे पहला काम करूंगा मैं। ओके सेकंड चीज़ जो मैं आपके साथ करूंगा, सेकंड चीज़ जो होगी वो होगी कि आपके जो फाइनेंसेस हैं फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ में क्लोज हो जानी चाहिए। ओके कि डिपेंडिंग अपॉन कि वॉल्यूम कितना है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में मेरे पास अगस्त की विजिबिलिटी होनी चाहिए। ओके ठीक, जिसमें से आप इंक्लूड कर रहे हो सैलरीज एंड TDS एंड सब? एवरीथिंग। ठीक है, आपके क्या लाइबिलिटीज पे करनी है इस महीने में, चाहे वो स्टेचरी हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ की हो, चाहे वो ऑफिस रिलेटेड हो, राइट वो क्या पिक्चर दे रहा है, प्लस एक्सपेक्टेड के बाद हमारे कि 3 महीने कैसे हैं, ओके पास्ट क्या था, आगे के 3 महीने कैसे हैं, और अगस्त वर्सेस जुलाई कैसा था। ओके अगर आपका बिजनेस एक नॉर्मल लेवल पर है, सेम लेवल पे चल रहा है, तो आपका जुलाई के नंबर्स अगस्त के नंबर्स ऑलमोस्ट सेम होंगे। हाँ मैच करेंगे, राइट बहुत ज़्यादा वेरिएंस नहीं होगा। से आपके एम्प्लॉयज नहीं बढ़े तो आपकी जुलाई के सैलरी के नंबर अगस्त के सैलरी के नंबर से मैच करना चाहिए। ओके जितने एम्प्लॉयज जुलाई में काम कर रहे हो उतने एम्प्लॉयज अगस्त में काम कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। जो आपके एडमिन एक्सपेंसेस हैं वो मूव नहीं करने चाहिए। राइट ठीक, अगर आपके सेम क्लाइंट चल रहे हैं जिनके साथ आपकी फिक्स्ड बिलिंग है मंथली पे, आपका रेवेन्यू वो रहना चाहिए। सो लेट से आपका रेंट है वो सेम रहना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल मोर और लेस 5% 10% ऊपर नीचे, तो सारे एक्सपेंसेस हमने मंथ ऑन मंथ कंपेयर करेंगे। ओके पास्ट 2 कंपेयर हो गए, अब आगे के 3 महीने की क्या विजिबिलिटी रहेगी, ओके जिसे हम बजटिंग फॉरकास्टिंग बोल रहे हैं। और उस बजटिंग फॉरकास्टिंग जो हमने पास्ट में करी थी उसको अगस्त के एक्चुअल से मैच करेंगे। ओके कि हमारी जो फोरकास्टिंग थी वो कितनी एक्यूरेट थी, नहीं थी, कितना गैप आ रहा है, क्या गैप आ रहा है, गैप आ रहा है तो वो गैप क्यों आ रहा है, उस गैप को फिल कैसे किया जा सकता है। ओके जैसे हम सितंबर की आज हमने सितंबर की फोरकास्टिंग करी, तो हम अक्टूबर फर्स्ट वीक में जब हम बैठेंगे तो हम उसकी फोरकास्टिंग वर्सेस सितंबर एक्चुअल देखेंगे, राइट एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर की फोरकास्टिंग होगी। राइट तो अब एक बिजनेस ओनर के पास सामने ना सारी चीजें डॉक्यूमेंट पे कि ना मेरे बिजनेस पास्ट में क्या कर रहा है, फ्यूचर में क्या है, और वेरिएंसेस क्यों आ रहे हैं। 3 से 4 मैट्रिक्स में वो सब कुछ समझ सकते। सब समराइज हो जाएगा। अब वहां पे अब आपके डेटर्स भी आ गए कि मुझे किससे क्या पैसा लेना है और वो कितने टाइम से पेंडिंग चल रहा है। राइट राइट उस पे 4 फॉलोअप्स होने थे, उस 4 फॉलोअप्स के ऊपर उनके फॉलोअप्स गए या नहीं गए, तो आपके पर्सनल और बिजनेस फाइनेंस अलग हो गए, आपकी विजिबिलिटी ऑफ बिजनेस नंबर्स साफ हो गए क्लियर हो गई कि ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं। तीसरा, आपके बैंक में जो पैसा रखा हुआ उसको ऐसा यूज करना है कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे यूज होगा, राइट और मुझे वो कितना रनवे दे रहा है, राइट राइट क्या मुझे इसके बीच में कोई नया बिजनेस लाने की जरूरत है। तो ये 3 चीजें पे सबसे पहले फोकस होगा। गॉट इट। तो आई थिंक जैसा आपने पॉइंट लास्ट में मेंशन किया कि मतलब जो मेरे पास बजट है क्या मुझे उसे नए बिजनेस में लगाना है, यानी कि एक्सपेंशन वाला मोड आ गया कि हाँ जी। कि आप सो वेदर यू आर लुकिंग फॉर एक्सपेंशन और फंडिंग और जो भी है, तो उस स्टेज में जाने से पहले ये चीजें आपको डेफिनेटली क्लियर होनी चाहिए हर तरीके से, राइट? ये फंडिंग में जाने से पहले ये एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी बुक्स कितनी क्लियर है। ओके देखो, कॉन्फिडेंस आता है इन्वेस्टर को जब वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखता है, राइट। उसको ये पता है कि पर्सनल फाइनेंसेस और बिजनेस फाइनेंसेस उसने कंप्लीटली सेपरेट किए हुए हैं।
तो उसको एक कंफर्ट आता है कि उसने अपने अपने पैसे को, बिजनेस के पैसे को पहले दिन से अलग देखा हुआ है। सही। जब उसने पहले दिन से और उसी चीज़ों को दोनों को अलग अलग कर दिया, एक उसको कंफर्ट आया। दूसरा, उसने आज आपसे पूछा कि ये बताओ कि इसमें ऐसा क्या चल रहा है। आपके पास एक सामने विजिबिलिटी है बिजनेस की, पास्ट में जुलाई अगस्त में क्या मूवमेंट हुई है, क्यों हुई है, आगे के 3 महीने की क्या प्लानिंग है। तो एक वीसी को कंफर्ट आ रहा है कि हाँ उसको पास्ट में ही पता है क्या हुआ है बिजनेस में, कुछ अगर चेंजेस हुए तो उसके रीजंस क्या हैं, और आगे जो प्लानिंग हो रही है वो किस हिसाब से हो रही है, उस प्लान का उन्हें कैसे करना है। तो क्लीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉपर रिकन्सिलेशंस, बाइफर्केशन बिटवीन पर्सनल फाइनेंसेस एंड बिजनेस फाइनेंसेस, एंड आपके पूरे प्रॉपर प्रोजेक्शंस और आपके फ्यूचर प्लान्स, बिजनेस को स्केल करने का क्या प्लान है, किस पॉइंट पे आपकी आके आपको स्केल करना है। राइट। आप उसको रेवेन्यू मोड में देखते हैं या आपको नंबर ऑफ कस्टमर्स के मोड पे देख रहे हैं, वो वाला प्लान। गॉट इट। सो आई थिंक एक्सपेंशन या फंडिंग से पहले ये चीजें एब्सोल्युटली क्लियर होना बहुत जरूरी, तभी बिजनेस ओनर शुड टेक एनी डिसीजन कि अब पैसे कहाँ लगाने हैं। परफेक्ट। आपने जनरली देखा होगा शार्क टैंक में जब बात हो रही होती है, जब इन्वेस्टर इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, राइट। लास्ट ईयर क्या था, लास्ट टू लास्ट ईयर क्या था, इस साल कितना करने वाले हो, तो वो सवाल आपको क्या बता रहे हैं कि आपको क्या पता है, आपके मार्जिन्स कितने आ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट वाइज मार्जिन, आपकी जो सेल्स हो रही है वो ऑनलाइन कितनी है, ऑफलाइन कितनी है, ये सारे बाइफर्केशन क्वेश्चंस आते हैं। वो एक क्लैरिटी पूछते हैं कि क्या नंबर्स चल रहे हैं। वो तो सिर्फ आप, सिमिलरली ये नंबर्स बिजनेस ओनर्स को, इधर आप फंडिंग ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये नंबर्स आपके पास ऑलरेडी हाथ में होने चाहिए हमेशा। राइट। परफेक्ट। सो लेट्स कम टू द टेक्नोलॉजी पार्ट। मतलब आपके सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में एआई टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों की मदद से आपने क्या देखा है, क्या इवोल्यूशन हो रहा है, क्या हेल्प हो रही है, और क्या आगे आपको दिखता है कि टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करने वाली। पास्ट में लेके जाता हूँ, जब बही खाते बनते थे, लाल किताब होती थी, राइट, और हाथों से आपका बही खाता बनाया जाता था, लंबी किताब लाल वाली। अब वहां से चेंज हुआ, शिफ्ट हुआ, तब वहाँ पे कंप्यूटर्स आए थे। फिर बही खाते से चेंज होके अकाउंटिंग का ये ERPs बने थे। तो जब आप बही खातों पे थे, तब आपको सारे प्रोसेस हाथ से करने पड़ते थे। पहली एंट्री अगर आपने करी, जर्नल एंट्री, वो अपने हाथ से करी, उसके बाद आपने उसका लेजर अपने हाथों से बनाया, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैंक बैलेंस शीट बनाई। ठीक है, अब ये सारी चीजें हाथ से बनी है। अब यहाँ पे आपके एरर्स होने के चांसेस बहुत हाई थे। राइट। तो आपको पूरा सर्किल वापस रन करना पड़ता था। टेक्नोलॉजी चेंज हुई, कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर्स के साथ में अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स आए, ERPs आए। अब जो हमने 5-7 स्टेप में पूरी अकाउंटिंग क्लोज करी, अब ERP ने क्या किया, जैसे ही आपने अकाउंटिंग करी, मैनुअल एंट्री डाली पहले स्टेज पे, आपकी बैलेंस शीट तक सारी चीजें रेडी कर दी उसमें। राइट। उसने लेजर बनाया हुआ, उसने ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। ट्रू। अब जर्नल एंट्री के बाद से सारी चीजें उसने ऑटोमेटेड कर दी। तो वहाँ एरर खत्म हो गए, सिर्फ एरर रह गए जर्नल एंट्री वाले लेवल पर। अब आता है एक नेक्स्ट फेज जहाँ पे आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। अब उसने बोला कि जो यहाँ एरर हो रहे थे, इसको भी खत्म करना है। तो अब अकाउंटिंग जो होगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। जो आप जो डिफरेंट ERP यूज करके मैनुअली करते थे, अब AI टूल्स आ गए। उन्होंने क्या किया, कोलैब किया, या फिर हम कह देंगे दोनों सॉफ्टवेयर आपस में सिंक हो जाते हैं। आपने बैंक स्टेटमेंट अपडेट किया, तो अब आपके नंबर्स वाले एरर 0 हो गए, और आई वुड से मिनिमल हो गए। अब आपको सिर्फ उसमें से हेड सेलेक्ट करना है कि ये खर्चा किस नेचर का था, और यू जस्ट नीड टू सिंक इट। सारी एंट्रीज ऑलरेडी पास हो चुकी हैं। तो आपका 600 पेज का बैंक स्टेटमेंट था या 1000 पेज का बैंक स्टेटमेंट था, आपने अपलोड किया, और बस आपने नेचर ऑफ एक्सपेंसेस किए, और वो हो गए फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम पे उसको पता है कि अगर ये नरेशन बैंक की आई है, फॉर से मैंने एक पेमेंट किया, उसमें सौरभ चंदेल का नाम आया, मैंने उसमें लिख दिया कि ये सौरभ चंदेल के अकाउंट में हिट करेगा। अगले महीने में अगर वो सौरभ चंदेल का नाम देखेगा, वो अपने आप सौरभ चंदेल को हिट कर देगा। ये इवॉल्व हो रहा है ओवर द ग्राफ टाइम, कि वो जो आपकी एंट्रीज में या जो भी आपके एरर्स होते थे, उसको मिनिमाइज करते हुए जा रहे हैं। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, जो आपके रिकंसिलिएशंस में हेल्प कर रहा है।
ओके आपका वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शन है, उसमें आपको जीएसटी की रिकंसिलिएशन बनानी है, आपको उसको अपने बुक्स में जो इनवॉइसेस हैं उससे कंपैरिजन करना है। अब टूल्स वो यूज़ करके आपको लास्ट टाइम बता देंगे कि ये नंबर मिसमैच हो रहा था, ओके ये 4 इनवॉइसेस हैं जो आपके मैच नहीं कर रहे। उसने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा ली कि अगर इन दोनों को मैच करा तो ये हो रहा है, तो ये 4 निकल के आ गए। 15 इनवॉइसेस ऐसे हैं जो पार्शली मिसमैच है। ओके से आप जब वेंडर ने आपको इनवॉइस दिया तो वो आपको इनवॉइस देता है तो उसमें लिखता है लेट्स से 2025-26/32 इनवॉइस नंबर। हमने जब अकाउंटिंग करी हमने 25-26 छोड़ दिया, हमने सिर्फ 32 लिखा। ठीक है तो उसने ये बताया पार्शली मैच्ड है क्योंकि बाकी सब तो मैच कर गए, इनवॉइस नंबर नहीं मैच कर रहा है, आप चेक कर लेना। ठीक है अब एक आती है विजिबिलिटी वाली बात जो हम आपको सारी चीजें बता रहे थे। अब एक टूल आया जिसने आपके लिए डैशबोर्ड्स क्रिएट कर दिया बाय यूजिंग दोज रिपोर्ट्स ओनली। ओके आपने एक्सेल शीट यूज करी और आपका डैशबोर्ड सामने आया। अब आपको दिख रहा है कि मेरी सेल्स ग्रोथ कैसी रही है, मेरे सैलरी एक्सपेंसेस कैसे चेंज हुए हैं, मेरे इन्वेंट्री मूवमेंट लेवल चेंज कैसे हुआ है, नाइस मेरे इन्वेंट्री में डेड स्टॉक कितना दिख रहा है, क्या वो परसेंटेज इंक्रीज हो गया है इस पीरियड पे। तो वो आपको डैशबोर्ड क्रिएट करके दे रहा है। तो आपकी चीज़ों के लिए ईजी कर रहा है चीज़ें, जो पास से वो सारी चीज़ें होती जा रही है। वाह, तो आई थिंक एआई और टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। डेफिनेटली, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी ने पास्ट में हेल्प करी थी, आज हेल्प कर रही है, वो फ्यूचर में भी हेल्प करेगी। एरर्स बहुत ही मैनुअल हो जाएंगे आई थिंक। हाँ, प्लस आपका जो काम करने का जो टाइम है वो आपका बहुत रेडी होता है। जो रिकंसिलिएशन आप मैनुअल कर रहे थे या किसी टूल से कर रहे थे, आपकी मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए थी, अब उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कम टाइम में करके दे रहा है। एट द एंड ऑफ द डे आज के टाइम में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपका टाइम है। यस, और हर कोई चीज़ जो आप अपने आसपास होते हुए देखोगे वो आपका टाइम बचाने की कोशिश कर रही है। ट्रू, परफेक्ट परफेक्ट। तो अर्पित, हमने बहुत सारी बातें करी और आपने बहुत ही डिटेल में समझाया कि फाइनेंशियल मिस्टेक्स जनरली बिजनेस ओनर क्या करते हैं और किस तरीके से उन्हें हम सही कर सकते हैं। अगर एक एमएसएमई बिजनेस ओनर है तो कैसे वो एक सिंगल एक्सेल शीट से भी अपने फाइनेंसेस को ट्रैक कर सकता है, और अगर एक स्टार्टअप है जो स्केल कर रहा है तो कैसे अपने चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करे ताकि वो फंडिंग की तरफ जा सके, एक्सपेंशन की तरफ जा सके, और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उनके कैपिटल में और किस तरीके से सारा हैंडल करना चाहिए। अगर आप इसे समराइज करो और एक 3 गोल्डन पॉइंट्स में या 3 गोल्डन नगेट्स में कि मतलब ये 3 चीज़ें हैं, अगर आप इनका ध्यान देते हो तो आपकी फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं आपके बिजनेस में वो बहुत ही स्मूथली रन करेंगी, वो क्या होंगी? एक, जो प्रॉफिट्स होते हैं और कैश होते हैं, दोनों डिफरेंट स्टोरीज हैं। ओके, प्रॉफिट और कैश, प्रॉफिट और कैश दोनों डिफरेंट स्टोरीज हैं। इस पे थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे। सो प्रॉफिट एक ओपिनियन है, ओके कैश फैक्ट है। ओके, एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको मैं। लेट्स से आपने 1 लाख रुपए का इनवॉइस किया एक कस्टमर को, ठीक है, और आपके एक एम्प्लॉय ने की सैलरी थी 50,000 रुपए, जिसने उस सर्विसेज को प्रोवाइड कराया कस्टमर को। 1 लाख रुपए हमने कस्टमर से चार्ज किए, 50,000 रुपए की सैलरी, प्रॉफिट आपका 50,000। ठीक है, अब कस्टमर को 1 लाख रुपए देने हैं, राइट, ठीक है। कस्टमर ने आपको पैसा दिया टीडीएस काट के, ठीक है, आपके पास पैसा आया 90,000 रुपीज, 50,000 रुपए आपकी सैलरी गई, आपके पास पैसे बचे 40,000। लेट से अब आपको ऑफिस लेना है रेंट पे। रेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आपको ऑफिस मिल जाएगा फ्रॉम 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ। आप अभी एडवांस दे दीजिए 2 महीने का जो रेंट होता है एज अ सिक्योरिटी। ओके, उसका लेट से 20,000 रुपए आपका रेंट है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना हो गया 40,000। तो आपने 40,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिए वहां पे। ठीक है, अब आपकी बुक्स देखते हैं। आपकी बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस बोलता है 1 लाख रुपए की सेल, 50,000 रुपए की सैलरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट आ गया 50,000 रुपए। ट्रू, हम बैंक बैलेंस देखते हैं, आता है 0। ओके, ठीक है, प्रॉफिट तो 50,000 है, बैंक बैलेंस 0 है। क्यों? क्योंकि आपको जो 10,000 रुपए हैं वो लेने हैं आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जो आपके कस्टमर ने जमा कराए, वो भी 1 साल बाद। 40,000 रुपए आपके वो जब आप प्रोमाइसेस खाली करोगे तब आपको देगा, राइट, तो आपके 50,000 रुपए यहाँ चले गए। तो वहां पर काम आता है हमारा वर्किंग कैपिटल वाला खेल कि हमें वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए। तो 50,000 रुपए के प्रॉफिट्स में कैश आपका 0 है। तो प्रॉफिट एंड कैश का एक बहुत अच्छा, 2 डिफरेंट स्टोरीज हैं। वेरी गुड। आप उन स्टोरीज के डायरेक्टर हो, आपको इंश्योर करना है कि दोनों स्टोरी कैसे काम करेंगे। ओके,
ओके तो आपको डे वन से इंश्योर करना है कि ये मेरे प्रॉफिट्स हैं, ये मेरे कैश हैं, ये प्रॉफिट्स का हिस्सा ये रहेगा कैश एक्चुअली, और उसके ये सारे कंपोनेंट्स हैं। अब मेरे पास इतना कैश बचा है, इस कैश से मैं कितना सर्वाइव कर सकता हूँ। तो एक रूल हमारा सबसे बड़ा ये हो गया। परफेक्ट। सेकंड पॉइंट पर आता है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो एक होता है कि हमारे ग्रॉस मार्जिन वो क्या शो कर रहे हैं। ओके। बेसिकली आपके मार्जिन्स जो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, जिसमें ट्रेड कर रहे हो, जिसमें मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उससे मेरे को ग्रॉस मार्जिन क्या बन रहा है, जो सारे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली उससे रिलेटेड है उसको हटाने के बाद मार्जिन्स क्या आ रहे हैं। तीसरा, रिसीवेबल्स के एजिंग के ऊपर हमारे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब कैश की बात आएगी तो पैसा तो रिसीवेबल्स जो डेटर्स है वहाँ से आएगा। राइट। तो उस एजिंग के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल फॉलोअप रेगुलर होना चाहिए, ताकि जो हमारी वर्किंग कैपिटल की मूवमेंट है वो स्मूथली मूव करती रहे। ऐसा ना हो कि हमारे पास सेल्स है बट वहां से पैसा इकट्ठा नहीं, पैसा नहीं कलेक्ट हो पा रहा, तो पैसा नहीं आ रहा तो मेरे सर्वाइवल पे पॉइंट आ जाएगा। ट्रू। बिजनेस ग्रो कर रहा है बट कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो मेरे रिसीवेबल्स किस पॉइंट पे किस तरह से हमें पेमेंट कर रहे हैं वो हमें इंश्योर करना है कि वो चीजें ढंग से चलते रहे। गॉट इट। तो जो आपने 3 पॉइंट बताए, एक है आपका कैश वर्सेस प्रॉफिट, एक है आपका रिसीवेबल, सेल्स वर्सेस रिसीवेबल, और सेकंड पॉइंट क्या बताया था आपने? थर्ड पॉइंट था हमारा कि हमारे ग्रॉस मार्जिन्स, ग्रॉस मार्जिन्स, कि हमारे बिजनेस के ग्रॉस मार्जिन्स कैसे कर रहे हैं, वो ग्रो कैसे कर रहे हैं। तो एक बिजनेस ओनर अगर इन 3 चीजों का ध्यान दे तो उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सारे सॉर्ट आउट रहेंगे। वेरी गुड। बेसिक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, बेसिक प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली बेसिक प्रॉब्लम। फिर उसे किसी न किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी जैसे आपकी। तो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, क्विक आंसर्स, 1 लाइनर्स 2 लाइनर, जो भी आपके क्विकली दिमाग में आएगा वैसा। ओके। 1 मनी एडवाइस यू वुड गिव टू 20-year-old सेल्फ। ओके, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। Start investing. Great. How you explain taxes in one word? कंट्रोवर्शियल हो जाए। Okay. So any word, anything you want to say? So if I'll say a middle class, it's a burden. Okay. If you're not a CA, what you would be doing? Maybe a dancer. Wow. So you dance? Yeah. Oh wow. When will you get to see those videos? जब भी हम किसी इवेंट्स में मिल रहे हैं, या whenever you're throwing any party. Oh, yes. Both ways it works. Both ways it works. Yes. What's the most overhyped expense startup make? Hiring individuals on a very high package. Okay. Excel sheet or accounting software? Your pick. Excel sheet. Oh wow. One myth about CAs you want to bust? कि सिर्फ हम CA ऑडिट नहीं करते या टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते. We can be your financial growth partner. Yes, definitely. Amazing. Funniest excuse you have heard from a client for missing tax deadlines? पैसे नहीं थे. Okay. One habit that makes an entrepreneur financially strong? Discipline. Which is more scary, an IT audit or running out of cash? Running out of cash. If money could talk, what would it say to entrepreneurs? Spend wisely. I'll be your friend for long term. Okay, what's amazing, Arpit. So finally, we have come towards the end of this, conversation. It was lovely having you here, and you have given some amazing insights. I'm very sure कि entrepreneurs को, MSMEs को बहुत ज़्यादा help होने वाली है इससे. And thank you once again for joining us here and sharing your valuable insights. Thank you. Thank you so much, Saurav. It was a lovely conversation with you. I really enjoyed it. मतलब इस कॉन्वर्सेशन से मेरे को सारा पास्ट एक्सपीरियंस जो था या वर्क था वो सारा निचोड़ के आ गया कि हाँ ऐसा ऐसा भी हुआ था, क्या सब देखा गया था. Wow, amazing. So yes, let's connect soon and let's share more valuable information. Definitely. Great.